चलो भाई, सब लोग ज्वाइन ही कर ले, फिर स्टार्ट करते हैं। ऋषभ, गुड इवनिंग। ऋषभ, गुड इवनिंग। काफी आप परेशान हो गए थे लिंक के लिए, क्यों? यस सर। हाँ, क्या करते हो ऋषभ जी आप अभी? सर बीटेक फर्स्ट ईयर है। बीटेक फर्स्ट ईयर है। कहाँ से है? सर इलाहाबाद। इलाहाबाद यूनाइटेड कॉलेज। यस सर, यूनाइटेड यूनिवर्सिटी। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। ब्रांच क्या है आपका? तो आईबीएम है। सीएस में। सी एस। चलिए, तब तो सही है। आपने सही जगह पे ने एंट्री लिया है। यस सर। चलो भाई, आ गए। तब मैं लिंक यार सही पहले से। ओपन करके लोग डाउट में आ जा रहे हैं कि अच्छा, कितने कम लोग हैं, तो इसीलिए लोग ना, दो लोग चले गए इसीलिए। हाँ, लीव ही गुड कर ले रहे इवनिंग। हैं। गुड इवनिंग तन्मय जी। हाँ, और बढ़िया ये बस चल रहा था। चल रहा था। चलो भाई, लास्ट पिछले 5-6 दिनों में आपने काफी मेहनत किया है, क्यों? कुछ कुछ कोशिश कर रहा हूँ। हम्म। प्रोजेक्ट मिला था तो वही से वही लेके भी व्यस्त हो गया था। तो आप प्रोजेक्ट HTML CSS में ही बना दिया? हाँ, और और क्या करूँ। ओके। और मतलब और मैं अभी कोशिश कर रहा था तो देखता हूँ अभी बाद में, क्योंकि अभी तक वो जावास्क्रिप्ट का उतना यूज मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो देखते हैं। ओके, नहीं, जावास्क्रिप्ट अभी तो पढ़ने जा रहे हैं ना। हाँ पढ़ने के हाँ। बाद जरूर यूज कर पाएंगे, फिर प्रोजेक्ट देखिए ना। असली प्रोजेक्ट आप वेब डेवलपमेंट का तभी कर पाएंगे ना, जब जावास्क्रिप्ट का आप यूज कर पाए, तभी आपको हम्म। फील भी आएगा, है ना, कि हाँ आप कुछ किया है ये नया, नहीं प्रदीप कुछ जी, अच्छा। मैं मतलब इन दिनों में देख रहा था एक्चुअली, वो मतलब फ्रॉम मतलब HTML CSS ही कर रहा था, तो उसी के रिगार्डिंग में सर्च सर्च कर रहा था सारे। तो यूट्यूब पे जो भी मतलब वो फुल स्टैक वाला कोर्स है ना, मतलब कोर्स मतलब जो भी प्रोजेक्ट वाला सारे वीडियो है कि 10 घंटे का एक वीडियो में पूरा फुल स्टैक का वो एप्लीकेशन बनाना, वो सब हो रहा था। तो मैंने एक दो वीडियो थोड़ा थोड़ा देखा। तो वहां पे तो देखा कि शैडसीन जो फ्रेमवर्क है, मतलब फ्रेमवर्क तो नहीं, लाइब्रेरी है, कंपोनेंट लाइब्रेरी, फ्रंट एंड तो पूरा उसी से बना रहे हैं अभी लोग। हाँ हाँ, अब वो नेक्स्ट जस्ट पढ़ने के बाद ना हम भी बनाएंगे, बट उसके लिए ना देखो, पहली चीज तो क्या है, आपका टेलविन आपको आना चाहिए, ठीक हाँ हाँ है। हाँ। टेलविन पे वो बेस्ड है, ठीक है। तो आप टेलविन पढ़ेंगे तो हम भी जो करेंगे ना, जो कंपोनेंट बनाएंगे, साइड सीएन का ही यूज करेंगे, बट वही मैं डायरेक्टली। शैडसीन का जो यूजेज देखा मैंने, ठीक है, वो मतलब लिटरली बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए, मुझे। अभी बस आपके लिए नया, बहुत बहुत एडवांस नहीं, वैसे कितने सारे कंपोनेंट लाइब्रेरी है, जिस उससे भी बढ़िया बढ़िया लाइब्रेरी है, बट साइड सीएन क्या है कि फ्री है, इसलिए लोग उसका यूज करते हैं। बाकी जो अच्छा। पेड लाइब्रेरी आप यूज करेंगे तो आप उससे भी अच्छे अच्छे कंपोनेंट आप लेके आ पाएंगे। चलिए, तो चलिए। हाँ थोड़ा तो सा 2 मिनट 3 मिनट और वेट कर लेते हैं, बाकी लोग भी आ जाए। आज कुछ लोग नए साक्षी जी, हैं आप साथ। सेकेंड टाइम आ रही हो ना? एक बार और क्लास में आप आई थी शायद, में भी CSS के समय। हाँ हाँ हाँ। या सर आए थे, लेकिन मुझे थोड़ा उसमें समझ कम आया था, फिर मैंने नहीं लिया दोबारा। ओके, बहुत बढ़िया किया, बट अब ना जरूर आप मत लीव करिएगा, क्योंकि आप जावा स्क्रिप्ट करने जा रहे हैं। तो HTML और CSS ना काफी इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है ये, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और हम लोग एकदम स्क्रैच से पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको हम्म। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ चलो, हम मिड से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ट्राई करिएगा सर सारे एक्चुअली। लोग, जो लोग भी पहली बार आप अटेंड करने जा रहे हो, कि ये कोर्स जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर के फील्ड में कुछ भी करियर बनाना चाह रहे हैं, किसी भी चीज में, नहीं, चाहे आप हाँ साइबर सिक्योरिटी में बनाना चाहते हो, या एज ए डेवलपर काम करना चाहते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर या वेब डेवलपर, हर जगहों पे आप वेब को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना ही पड़ेगा, उसके बगैर तो आप कोई प्रोग्राम लिख ही नहीं पाएंगे। हम्म, तो ट्राई हाँ। करिए कि अगर आप सच में अपने करियर को लेकर सीरियस हैं, तो यहाँ से ना मिस मत करिएगा, क्योंकि देखिए, आप मिस नहीं करेंगे तो हमारी जिम्मेदारी है कि आपको हर एक चीज समझ में आएगी। मिस करेंगे तो फिर आपकी दिक्कत होगी, आपके लिए प्रॉब्लम होगी कि अब, क्योंकि एक काफी
40-45 दिन तो चलेगा ही चलेगा हमारा ये पार्टिकुलर सेक्शन। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग मिस करेंगे तो फिर क्या होगा आपके लिए ना, प्रॉब्लम होगी कि आप फिर बीच में अगर मान लो कभी ज्वाइन करते हो, तो अगर HTML और CSS, वो तो स्टैटिक लैंग्वेज थी, अगर उसमें अगर प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये तो वैसे भी डायनेमिक लैंग्वेज है, यहाँ पे बहुत सारे हम लोग लॉजिक हाँ लिखेंगे तो आपको प्रॉब्लम आने लगेगी। बट आप लोग सही समय पे एंट्री लिया है इस कोर्स में, तो ट्राई बस यही करना है आपको कि हर दिन, वैसे भी हम लोग ना मंडे टू फ्राइडे ही करेंगे, सैटरडे संडे आप आराम करिए, जो भी आपको बाकी चीज़ें करनी है करिए, मंडे टू फ्राइडे जरूर आप अटेंड करते रहिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ में यस। चलिए, बाकी लोग कितना, अभी जो नए नए लोग आ रहे हैं, अब वो हाँ लोग क्या सोच रहे हैं कि हाँ 5-10 मिनट का तो बफर चलेगा ही चलेगा, कोई बात नहीं, आज पहली क्लास है, तो कुछ लोग जो पहले आ गए हैं वो लोग थोड़ा सा वेट कर लें, बाकी लोगों को भी हम ले लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, ठीक है। बाकी अगर अभी हम लोग आ ही गए हैं, तो अगर कुछ आप बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आपके मन में कोई क्यूरियोसिटी हो इस कोर्स को लेके, तो आप पूछ सकते हैं अगले 2-4 मिनट, जब तक हमारे पास टाइम है, रोकना आ जाए। हेलो ललिता जी, गुड इवनिंग। अभिषेक जी, गुड इवनिंग और सबको गुड इवनिंग एक्चुअली। चलो भाई, ललिता जी के लिए ये कोर्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये ऑलरेडी इनका 4th ईयर है ही, और ये DSA कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग DSA को भी ना थोड़ा बहुत कवर जरूर करेंगे, ताकि क्योंकि बिना उसके तो देखो प्रोग्राम लिखा ही नहीं जाता है। बट हाँ, कि एक स्पेसिफिक DSA पढ़ना और उसका कुछ पार्ट पढ़ना, दोनों में काफ़ी अंतर है। बट हाँ, आपको ना, आप फेमिलियर हो जाएंगे कि कैसे ना डेटा स्ट्रक्चर का रोल क्या है, एल्गोरिथम कैसे हम खुद का भी बना सकते हैं, और बाकी जो एल्गोरिथम है उसका हम यूज करके कैसे प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। वैसे सब लोग ये को बोलते हैं कि मतलब जावास्क्रिप्ट में डेटा मतलब डीएसए पढ़ना मतलब क्या बोले उसको, उतना एफिशिएंट क्यों नहीं होता है ये। ठीक है, ये सबका जवाब देंगे आज की क्लास ना, आपके सारे जो डाउट है ना डेवलपमेंट, वो सारा सब खत्म हो जाएगा, तो कुछ लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 2-4 मिनट, लोग आ ठीक। जाए, फिर करते हैं शुरू, ठीक है। क्योंकि यहाँ मुझे पता है कि ना बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो वो सारा क्वेश्चन सॉल्व पहले से उसका उस डाउट का सोल्यूशन मिल जाएगा, तो आप लोग शायद ना एक क्लियर माइंड सेट के साथ काम कर पाएंगे आगे, हम्म, नहीं क्लास अटेंड कर पाए। चलो, हमारे तो भी पुराने ही लोग नहीं आ पाए हैं, नए से क्या ही एक्सपेक्टेशन रखे हैं हम। क्यों, हाँ क्यों ललिता जी, सही बात है, पुराने ही लोगों को आने में इतना टाइम लग रहा है, लोग बफर ले रहे हैं। बट आप लोग जरूर ये याद रखिएगा, इतना बफर चलेगा नहीं, क्योंकि हम ना 10 PM पे क्लोज कर दिया करेंगे क्लास, ठीक है। अ, तो इसीलिए ना 8:30 पे स्टार्ट भी कर देंगे हम लोग क्लास आगे से, आज थोड़ा बहुत चल जाएगा, कोई बात नहीं, पहली बार आ रहे हैं हम लोग। ये आ गया नेहा जी। ऋषभ जी नए हैं क्या? हम्म। ऐसे कितने लोगों का चला है लाइव क्लास, आप लोग बताओ, क्योंकि लोगों का फॉर्म तो काफी लोगों का फॉर्म आया है, अगर आप लोग बताओ कितने लोगों तक अलाउ किया जाए सर नए। जितने अधिक हो सही है सर। इससे यूट्यूब पर इम्प्रेशन भी बढ़ेगा कि क्लासेस चल रही है मतलब। अच्छा, अरे या ठीक है, इम्प्रेशन तो बढ़ेगा, वो अलग बात है, बट आपको ना लाइव क्लास की फील भी तो आनी चाहिए, क्यों हाँ तो वो तो आ साक्षी जी, जाएगी सही सर बात है। वो। तो प्रदीप जी एक काम कीजिए, अभी यूट्यूब पे ट्रेंड चल रहा है कि सुपर 30 का, तो 30 हाँ, पीपल अलाउ कर दीजिए। यस सर 30, 30 बढ़िया है। 30, मतलब कितने लोगों को अलाउ किया जाए इस कोर्स में, मतलब इस लाइव क्लास में, क्योंकि फॉर्म ना काफी लोगों ने फिल किया है, तो बट सारे लोगों के साथ मैं खुद भी चाहता हूँ, तीस कितने लोगों 40 ने करा सर फॉर्म फिल? फॉर्म तो करीब 45 लोगों ने फिल किया है। अच्छा, फिर वही बोल रहा हूँ कि अभी तो सुपर तो 30 का ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब पे, तो 30 लोग हाँ, कर तो दीजिए। इसीलिए ना मतलब सोच क्या रहे क्या हैं क्या? कि अभी 5-6 दिन में ना कुछ लोगों को फिल्टर कर लिया जाएगा, जो तो लोग उनकी थोड़ा सा उसमें जो ज्यादा स्किलेबल होंगे उन्हें सिलेक्ट से करोगे आप सर, यही तो कहना चाहते हो आप? नहीं सेलेक्ट किसी पार्टिकुलर रीजन पे नहीं करेंगे, बस सीरियसनेस
की क्राइटेरिया पे आपको ना इस लाइव क्लास में, बाकी तो पढ़ सकते हैं, रिकॉर्डिंग तो यूट्यूब पे पढ़ेगी ही पढ़ेगी। बट हाँ, लाइव क्लास में क्योंकि ज्यादा लोग होंगे तो इंटरेक्शन हमारा नहीं हो पाएगी, जैसे पहले हम लोग इंटरेक्ट करते थे, नहीं एक दूसरे से हाँ ये बातें भी भी सही कर है रहे हैं। हम्म, तो ट्राई करेंगे 30-40 लोगों को रखें, ताकि हम एक दूसरे के बारे में अच्छे से इंटरेक्ट भी कर पाए, और फिर बाकी लोग यूट्यूब पे देखेंगे। बट ठीक। हाँ, इसको टाइम टाइम से फिल्टर करते रहेंगे हर 15 दिन में, और जो लोग भी उस जो पहले 30-40 में हम लोग सेलेक्ट किए हैं वो सीरियस नहीं हुए, किसी और को अलाउ कर देंगे, बट नंबर रखेंगे सेम। ठीक है। हाँ लिमिट के लोग। हाँ, तो ये चीजें सही रहेगी नहीं। ठीक। हाँ चलो, तो ये है जावास्क्रिप्ट। पॉपुलर तो है ही लोगों के वेब डेवलपमेंट के फील्ड में, नहीं बाकी वैसे भी आज के समय में ना अगर आप देखेंगे अ, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में अगर आप जाके उसका इम्पोर्टेंस या फिर उसकी क्या बोलते हैं कि यूजेस ये लोग कर रहे हैं, तो आपको ना जावास्क्रिप्ट की परसेंटेज काफी ज्यादा दिखने वाली है। क्योंकि आज के समय में जावास्क्रिप्ट बहुत ही ज्यादा डायनेमिक लैंग्वेज हो चुकी है। आपको कई सारे अलग अलग सेक्टर में जावास्क्रिप्ट आप यूज कर रहे हैं, तो ये पार्टिकुलर ना कोर्स काफी हेल्पफुल होने वाला आपके करियर के लिए। तो ये जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है? टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का ही सबसेट है, बट हाँ कुछ फीचर आपको दे देती, जैसे कि जावास्क्रिप्ट क्या है ना, बोल सकते हो आप ये डायनेमिक लैंग्वेज है, नहीं कि आप हम्म, अगर कोई वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो तो उसको समय के साथ चेंज कर सकते हो, आपको ना बताना नहीं पड़ता डेटा टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त। जैसे आप सी में नहीं, हाँ आप वेरिएबल लिखते हो तो आपको बताना पड़ता है ये स्ट्रिंग है, फ्लोट है, इंटीजर है, नहीं। मतलब टाइप सेफ्टी। तो हाँ, तो क्योंकि अब जब बड़े प्रोग्राम लिखते हो तो आपको बहुत सारे आपको वेरिएबल आप क्रिएट करते हो, और जो कि समय पे आप साथ चेंज भी कर सकते हो, जिससे कि आपकी पूरा कोड ना एक तरीके से बगी हो सकता है। तो इसलिए हम टाइप स्क्रिप्ट यूज करते हैं जब आप बड़ा प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। अब बहुत इजी है, 5-6 दिन का कोर्स है, हम कर लेंगे कवर अगर आपको जरूरत पड़ती जावास्क्रिप्ट है। का कितने महीने का कोर्स रहेगा? ये जावास्क्रिप्ट ज्यादा नहीं, 40-45 दिन में, क्योंकि इसमें ना हम लोग कुछ ज्यादा ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो इसीलिए नहीं, अदरवाइज तो मैं 15 दिन में भी खत्म कर सकता था 15 क्लासेस, बट लेकिन इस और कोर्स के डेली बाद ना, चलेंगी ना, मंडे फ्राइडे? हाँ मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। सैटरडे इस संडे ऑफ? हाँ, सैटरडे संडे ऑफ वो आपके लिए है टाइम, क्योंकि वैसे भी आपको छुट्टी तो का दिन होता है। प्रदीप जी हाँ, अभी से हैबिचुएट करवा रहे हैं एज ए प्रोग्रामर्स। क्या? क्या करवा रहे हैं? एज ए प्रोग्रामर होने का मतलब जो ऑफिस में भी कल्चर है ना, सैटरडे संडे ऑफ होता है मोस्टली, 2 दिन मतलब हाँ 5 डे हाँ, 5 डे वर्किंग का। वैसे सही है। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करें। कोई बात नहीं, अब यस। जिसको आना होगा आएगा, अदरवाइज रिकॉर्डिंग तो देख ही लेंगे लोग, ठीक है। यस। तो ठीक। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत करने वाले हैं हम लोग कि इस पर्टिकुलर कोर्स में हम लोग क्या क्या चीजें देखने वाले हैं, क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, उसको देखते हैं पहले, ठीक है। और वो पर्टिकुलर जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है, बट हाँ शुरू के कुछ मतलब 2-4-5 या 1 वीक ना हम लोग कंप्यूटर साइंस के ना कई सारे प्रोग्राम कॉन्सेप्ट जो कि वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड ही होंगे। पूरा एडवांस तो मैं नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो ना सॉफ्टवेयर एंड वेब डेवलपमेंट दोनों अलग अलग फील्ड होते हैं। बट हाँ, वेब डेवलपमेंट में भी हमें ना कई सारे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ताकि हम एक अच्छा प्रोग्राम लिख पाए वेब डेवलपमेंट में भी। क्लियर? तो वो तो हम लोग करेंगे, बट पार्टिकुलर ये कोर्स जावा स्क्रिप्ट का है, तो जावा स्क्रिप्ट में हम लोग क्या क्या पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट कवर करने वाले, टॉपिक कवर करने वाले, उसके बारे में जान लेते हैं। देन फिर उसके बाद बाकी चीजें डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अगर जो पहली बार जावास्क्रिप्ट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो मे भी आपको सारा टॉपिक उतना ज्यादा क्लियर ना समझ में है, कोई बात नहीं, आप समझिएगा, ये तो हम लोग डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं। बट अगर आप पहले से जानते हैं जावास्क्रिप्ट, तो आपके मन में क्यूरियोसिटी जरूर होगी कि हम लोग इस कोर्स में बेसिकली क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, इस कोर्स को हाँ। करने के बाद आप किस टाइप के ना डेवलपर बन पाएंगे, नहीं ठीक है। तो,
मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बाकी लोग जो लोग भी आते रहेंगे अब ज्वाइन करते रहेंगे। ठीक है, अब वेट नहीं करते हैं क्योंकि 15 मिनट हो गए, इतना बफर काफी है। ठीक है। हाँ, ओके। हम्म। तो सर क्लासेस जो हमें लैपटॉप से ज्वाइन करनी चाहिए। हाँ नहीं, ठीक है, मोबाइल से भी आप कर लीजिए क्योंकि इसमें आप ना साथ में प्रोग्राम कर नहीं पाएंगे। तो आप मोबाइल से भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर लैपटॉप पे आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, करिए। आप ज्यादा फोकस हो सकते हैं लैपटॉप पे कंपेयर टू मोबाइल, बट आपकी आप जिससे भी कंफर्टेबल, बट ज्वाइन करिए, ये कंपलसरी है। बाकी आप मोबाइल से करिए, लैपटॉप से करिए, कोई बात नहीं। ठीक है। तो बेसिकली मैंने ना उस सिलेबस का एक पीडीएफ भी बना दिया था, डॉक बना दिया था। इसको ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल भी देंगे, बट अभी हम आपको ना एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ठीक है, कि हम लोग क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। क्लियर। तो सबसे पहले ना इस कोर्स में हम लोग एक, जो कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग देखते ही हैं, इसको आपको पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वो फंडामेंटल है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जावा स्क्रिप्ट का ये कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हर एक लैंग्वेज में आपको पढ़ना होता है। जैसे कि अगर आप कोई भी लैंग्वेज शुरू करते हैं, आप वहाँ पे वेरिएबल के बारे में पढ़ते ही हैं, डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, कंट्रोल फ्लो जैसे कि इफ एंड एल्स एंड लूप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो वो हम भी यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला हमारा जो सेक्शन होगा वो इन्हीं सारे टॉपिक के बारे में होगा। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। देन उसके बाद ये डॉम एंड इवेंट्स जो है ये पार्टिकुलर वेब डेवलपमेंट में हम यूज करने वाले हैं, क्योंकि डॉम एपीआई जैसे कि हमने बताया डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल्स नहीं। तो अगर हम कोई भी डायनेमिक पेज बनाना चाहते हैं उससे इंटरेक्ट, तो ये पार्टिकुलर वेब एपीआई है। तो वेब डेवलपमेंट में हम इसका यूज करने वाले हैं डॉम का पार्टिकुलर। इवेंट बेसिकली ब्राउजर में हमें जो जो इवेंट मिलते हैं, इवेंट आप लोग जानते भी हैं, हम लोग सीएसएस में पढ़ा भी था कि हावर क्या था, एक इवेंट था कि उस पार्टिकुलर जब हमारा कर्सर जब हावर पोजीशन में आए तभी वो कोड, वो स्टाइल उस पर अप्लाई हो। वैसे ही यहाँ पे हम कोड भी जब लिखेंगे तो वैसे हमारे पास ना ब्राउजर कई सारे इवेंट देते हैं। तो कौन कौन से इवेंट होते हैं इस पार्टिकुलर सेकेंड सेक्शन में, और हमने इसको सेकेंड लेवल पे इसलिए रखा है क्योंकि फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट होने के बाद जब ये हम लोग पढ़ लें तो आप क्योंकि आप HTML CSS पढ़ चुके हैं तो प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देन उसके बाद हम लोग जावा स्क्रिप्ट का एडवांस टॉपिक जैसे कि एसिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट, ये अगर आपको जावा स्क्रिप्ट में अच्छे प्रोजेक्ट बनाने हैं तो आपको एसिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट में कोड लिखने आना ही चाहिए, जहाँ पे हम लोग कॉल बैक, अगर बात करें कॉल बैक, प्रोमिसेज एंड, चलो ठीक है, मैं हाईलाइटर का भी यूज कर रहा हूँ। तो ये जो कॉल बैक है, प्रोमिसेज एंड एसिंक अवेट, इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि आप एक्चुअली में जब आप एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो इसके बगैर आप तो बन ही नहीं सकते। ये कॉन्सेप्ट जितना डिटेल में पढ़ सकते हैं हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। देन उसके बाद इवेंट लूप एंड कंकरेंसी मॉडल, अगर आप थोड़ा बहुत समझते होंगे तो अच्छी बात है। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े होंगे तब वहाँ पे पता होगा आपको, नहीं थ्रेडिंग प्रोसेसर, ठीक है, प्रोसेस क्या होते हैं, नहीं कोर CPU जो आप पढ़ते हो। ठीक है। तो वो सारी चीजें जावा स्क्रिप्ट में ये कैसे काम कर, जावा स्पेसिफिकली कि बैकएंड में कैसे काम करता है, ये जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट में अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो मेमोरी में कैसे स्टोर होता है। ठीक है। या फिर अगर हम कोई एपीआई यूज करते हैं, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लिखते हैं, तो उसमें हम लोग देखेंगे ये सारी चीजें। ठीक है। जहाँ पे हम लोग स्टैक के बारे में पढ़ेंगे, क्यूब के बारे में पढ़ेंगे, वो सारा जो डेटा स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत, बहुत डिटेल में तो नहीं, बट हाँ अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से ना आप एक तरीके से डेटा स्ट्रक्चर से आप अवेयर होना शुरू हो जाएंगे। और पहले ही टॉपिक में ना हम लोग यहाँ पे जैसे अभी मैंने आपको बताया नहीं वहाँ डेटा टाइप में, क्या डेटा टाइप में अब हम लोग जावा से मैक्सिमम हम एरे और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो तो है ही, जैसे नंबर, बुलियन और स्ट्रिंग, बट कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में हम लोग एरे और ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है। तो वो पढ़ेंगे। क्लियर। देन थर्ड जो हमारा फोर्थ टॉपिक होगा, फोर्थ सेक्शन, इसमें एडवांस फंक्शन और स्कोप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फंक्शन बेसिकली अगर आपको भी पता है प्रोग्राम लिखना है हमें तो फंक्शन तो कंपलसरी है, चाहे आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप पढ़ें। तो ये भी एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ही है, बट हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से ना फंक्शन डिफाइंड करते हैं। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में भी डिफाइंड करने का कुछ मेथड है, जैसे कि इसमें जस्ट लाइक अगर फंक्शन की बात करें तो आप
तो उसके बारे में डिस्कस करें। जैसे फंक्शन एक्सप्रेशन डिक्लेयर आप का यूज कर सकते हो, एरो फंक्शन होते हैं, वो सारी चीजें। बट यहाँ पे जैसे कि एडवांस फंक्शन भी होते हैं, जैसे कि क्लोजर हो गए, हाई ऑर्डर फंक्शन, जो कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट या रिटर्न करता है, उसको हम हाई ऑर्डर करते हैं। वो सारी चीजें पढ़ेंगे। इफ यू फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, करिंग फंक्शन होता है उसके बारे में, ये एडवांस टॉपिक होगा। ठीक है। देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम लोग जावा स्क्रिप्ट में देखेंगे। तो जो लोग जावा, अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप जावा पढ़े होंगे, वहाँ पे मैक्सिमम हम प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं। तो हम जावा में भी कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, पढ़ेंगे हम लोग प्रोटोटाइप, इनहेरिटेंस। आपने नाम सुन रखा है इनहेरिटेंस, हम लोग सीएसएस में भी पढ़े थे। तो कॉन्सेप्ट वही है, बट हाँ कि यहाँ पे हम लोग अलग तरीके से देखेंगे कैसे ऐसे ऑब्जेक्ट के कुछ प्रॉपर्टी एंड मेथड को ना दूसरा ऑब्जेक्ट इन आपका आप अपने कोड में यूज कर सकते हैं थ्रू इनहेरिटेंस। ठीक है। तो वो सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस करने वाले। और आपको भी पता है कि आज के समय में हम लोग मैक्सिमम जावास्क्रिप्ट में जो कोड करते हैं वो ES6, जस्ट लाइक 2015 जो जावास्क्रिप्ट 2015 का वर्जन होते हैं जावास्क्रिप्ट का, जो आप एक माई स्क्रिप्ट का आप देखेंगे तो ES6 एंड एबव वाले कोड हमें लिखना होता है अगर आपको मॉडर्न जावास्क्रिप्ट लिखना है तो हम लोग देखेंगे उसमें भी क्या ES6 के बाद क्या क्या नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं जावास्क्रिप्ट में, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट है इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। इसके बारे में बहुत कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है। लोग ना 1 साल 1.5 साल कम जावास्क्रिप्ट पढ़ने के बाद भी ना ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाते, बट हम लोग ट्राई करेंगे कि आप समझ जाएं। ठीक है। देन मॉड्यूल एंड मॉडर्न जावास्क्रिप्ट जो है, मॉड्यूल बेसिकली जब आप रिएक्ट में कोड करते हैं जो कंपोनेंट बनाते हैं जिसको हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, वैसा ही कंपोनेंट हम लोग जावा स्क्रिप्ट में भी बना सकते हैं और अपने कोड को ना इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर फाइल से दूसरे फाइल में। तो ये बेसिकली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो कॉन्सेप्ट है वो जावा स्क्रिप्ट का ही है, जो कि यूज आप मैक्सिमम कहाँ पे करते हैं, जब रिएक्ट पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बोला जाता है कि अगर आपका जावा स्क्रिप्ट पे कमांड अच्छा है तो अब आगे जो भी हम रिएक्ट, नेक्स्ट जेएस या फिर एक्सप्रेस या नोड जेएस पढ़ने वाले हैं, आपके लिए बड़ा ही इजी होने वाला है। ठीक है। तो मे भी आपको यहाँ पे लगे कि 40 दिन 50 दिन जो हम देने जा रहे हैं शायद मे भी ज्यादा है, बट अगर आप ये 40-50 दिन आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया और सही से समझ लिया तो आप ना अगले 3 महीने में माइंड डेवलपर बन सकते हैं, नहीं, और आप अच्छा खासा इंटर्नशिप या जॉब ले सकते हैं। बट अगर आपका यहाँ पे अगर ये क्लियरिटी नहीं हो तो आप वहाँ पे जाकर ना आप समझने की कोशिश करेंगे, जो कि शायद में भी आगे, क्योंकि अगर आप हम ही से पढ़ेंगे तो जैसे अब सिंपल यहाँ पे अगर हम समझा दिए तो वहाँ पे शायद में भी समझाए ना, वहाँ पे हम कोड करके आगे चले जाए, नहीं। तो अगर आप पढ़े रहे तो आपको ट्राई करना है कि जावास्क्रिप्ट में जितने भी हम लोग ये कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं इसी समय आप इसकी प्रैक्टिस करके इस पे अपना कमांड अपना ली। ठीक है। तो हमारा 6 सेक्शन जो है वो मॉड्यूल और मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के बारे में जो भी चीजें हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जस्ट लाइक स्प्रेड ऑपरेटर, वो सारी चीजें ये 6 में हम यूज करते हैं, जो कि आप जब जब आप रिएक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे कंपोनेंट में उसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको ही पता है कि आप कितना भी अच्छे कोडर बन जाओ, प्रोग्रामर बन जाओ, आप प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें एरर तो आना आना ही है। ठीक है। तो आपको कैसे हम एरर को हैंडल करना है और प्लस कैसे अपने कोड को ना डीबग करना है, अगर कोई एरर आ गई, ठीक है, तो उसको मैं कैसे डीबग करके उसको सही करना है। ठीक है। और देन लास्ट में टेस्टिंग इन परफॉर्मेंस, क्योंकि आप जब एक कंप्लीट कोड लिख लेते हैं तो उसको पहले हम टेस्ट करते हैं उसकी परफॉर्मेंस की, कोड हमारा स्मूथली चल रहा है, तब हम उसके बाद जाकर हम उसको प्रोडक्शन में सेंड करते हैं। तो ऑलमोस्ट एक प्रोग्रामिंग इवन अगर स्पेसिफिक बोला जाए टू स्पेसिफिक, तो आप एज ए फुल स्टैक वेब डेवलपर बनने के लिए, ठीक है, आपको जितने भी कॉन्सेप्ट चाहिए जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग इसी पार्टिकुलर सेक्शन में देखने वाले हैं। क्लियर। तो अगर आप ये सारे कॉन्सेप्ट में अगर आप एक्सपर्टीज लेके आ पाते हैं और साथ में हमारे प्रोग्राम करते हैं तो ऑब्वियस बात है कि 40-45 दिन में ना आप काफी ज्यादा कंफर्टेबल होने वाले हैं इस सारे कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है।
तो ये सारी चीजें तो हम लोग इस पार्टिकुलर कोर्स में जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड सीखने वाले हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जावा स्क्रिप्ट ही पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपसे बोला कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो, नहीं, अगर आपने पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ के आए होंगे तो भी आपके लिए यहाँ पे बहुत सारी हेल्प होने वाली मिलने वाली है आपको। अदरवाइज आप नहीं भी पढ़े हो, आपके लिए पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो अगर आप उसको सही से पढ़ लेते हैं तो आगे चल के आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हो, जस्ट लाइक कि आप मान लो पाइथन पढ़ते हो, ठीक है। अगर आपको एआई और मशीन लर्निंग में अपना करियर बनाना है तो आपको पाइथन पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, अगर आप लोग अलाउ करें, अगर आपके पास टाइम हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जावा स्क्रिप्ट और पाइथन को ना कंपेयर करके पढ़ सकते हैं। कि जस्ट लाइक अगर हम फंक्शन लिख रहे हैं या इफ एल्स लिख रहे हैं तो हम वहां पे कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ ना, ये अगर आपको इफ एंड एल्स लिखना हो पाइथन में तो हम वहां पे कैसे सिंटेक्स, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो देखो हर जगह सेम है। तो अगर आप साथ ही साथ में अगर सिंटेक्स भी सीखना चाहते हो तो हम कर सकते हैं, बट अदरवाइज नहीं भी हम करते हैं इसमें डिस्कस, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है कि एक साथ दो दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स सीखना, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो तो सिंटेक्स लिखना ही आपके लिए सबसे बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि आपको ना कंफ्यूजन हुआ कि अच्छा ठीक है सिंटेक्स कहाँ पे करली ब्रेसेस लगाए हैं, वो सारी चीजें। तो हम लोग बट आप एक चीज आप समझ सकते हैं कि अगर आप जावा स्क्रिप्ट पढ़ लिए तो आप अगर पाइथन में मूव करना चाहते हैं, अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं एआई और एमएल में, तो आप मुश्किल से 15 दिन 20 दिन में पाइथन को सीख सकते हैं, क्योंकि आपका मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो पाइथन में यूज करने वाले हैं वो हम यहाँ पे पढ़ पढ़ लेंगे, ठीक है। बट आपको बस वहाँ पे सिंटेक्स अलग तरीके से लिखना होगा, बस वो आपको सीखना होगा, आप उसमें जितना टाइम लग जाए आपको वो चीजें होगी, ठीक है। तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अगर आपको पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रही है, ठीक है, तो ट्राई करिए कि वहाँ पे जो कुछ भी आपने पढ़ा है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा। मतलब जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो वो कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे ना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तब तो कोई तब तो और अच्छी बात है कि आप ना ज्यादा फोकस होंगे। बट अगर आपने आधा अधूरा पढ़ा है, अगर आपका कोई किसी पार्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कमांड नहीं है, तो मैं तो आपसे यही बोलूंगा कि है ना, आप अपने दिमाग को ना फिल्टर करके इस कोर्स को ज्वाइन करिए, ठीक है। आप ये मान के चलिए कि आपको कुछ भी नहीं आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और मैं भी यही मान के ना आपको पढ़ाऊंगा भी, ठीक है। तो मे भी हो सकता है जिसको आता होगा उसके लिए बड़ा इजी हो जाएगा, बट उसके लिए अभी इजी तभी होगा जब वो मतलब अच्छे से पढ़ा होगा। अदरवाइज क्या है कि जैसे कि हम लोगों ने सीएसएस में देखा था ना कि हम उसका यूज तो कर पा रहे थे, बट डिटेल में वो कॉन्सेप्ट हमें नहीं क्लियर होता था कि अच्छा हम इसको किस पार्टिकुलर सिनेरियो में यूज कर सकते हैं, या फिर उसका और भी डिटेल वर्जन हम नहीं पढ़े होते। तो यहाँ पे हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे डिटेल में करेंगे, पढ़ेंगे और प्लस प्रैक्टिस के साथ पढ़ेंगे। तो अगर आपके पास किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या एक्सपीरियंस नहीं है, तब तो इस कोर्स के लिए ना आप सबसे बेस्ट बोल सकते हो ना रिसोर्स, और ये आप जस्ट लाइक के स्टूडेंट हो, ठीक है, आपके लिए ही ये कोर्स है। और अदरवाइज अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत है, तो आपने पढ़ा रखा, टाइम दिया, तो टाइम वेस्ट नहीं जाने वाली। कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं प्रोग्राम लिखने में, क्योंकि जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए इफ एंड एल्स पहली बार आएगा कैसे काम करता है, ठीक है। कंडीशनल पे फ्लो चार्ट अगर आपने पढ़ रखा हो तो आपको पता होगा कि जब हम इफ एंड एल्स लगाते हैं तो कैसे नहीं फ्लो चार्ट में कंडीशन अप्लाई होता है। तो अगर नहीं पढ़े हैं तब तो अच्छी बात है, हम तो डिटेल में डिस्कस करने ही वाले हैं। पढ़े हैं तो आप उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करके आप थोड़ा सा एडवांस प्रोजेक्ट करिएगा, क्योंकि हम लोग हर एक सेक्शन में प्रोजेक्ट करने वाले पार्टिकुलर सेक्शन के हिसाब से, तो आप वहाँ पे और भी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। क्लियर? ये तो बात रही जावास्क्रिप्ट की, बट लेकिन बहुत सारे लोगों को ना मिथ बना हुआ है क्या कि जावास्क्रिप्ट ना सिर्फ वेब डेवलपर सीखते हैं। क्लियर? और आप अगर आप कॉलेज में हैं तो आपको पहले डीएस से पढ़ना चाहिए, और लोग मार्केट में भी या इवन आपके कॉलेज वाले भी ना यही बोलते हैं कि आपको डीएस से तो आना ही चाहिए, आपको डीएस से ही पढ़ना चाहिए। नहीं तो जान लेते हैं कि बेसिकली डीएस से आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ऑब्वियस बात है पढ़ना चाहिए। डीएस से होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। क्लियर? ताकि ना कुछ चीजें जो डाउट है आपके मन में ना कंफ्यूजन, वो कंफ्यूजन दूर हो जाए।
तो यहाँ पे देखो ना, अभी तक हमने तो डिस्कस किया ही है, अभी तक के जो भी हमने पिछले क्लास किए हैं, क्या डीएसए ना हर एक इंसान के लिए जरूरी नहीं, बट आप मेरे थ्रू अगर आप उस चीज को सुनते हैं तो आप शायद में भी आपको लगता है सर बोल रहे हैं, शायद गलत भी हो सकता है, बट मैं इसलिए आज ना आपको ऐसे रिसोर्स का रेफरेंस देने जा रहा हूँ जिस पे ना आप शायद बिलीव कर पाए। नहीं, बिलीव क्यों कर पाएंगे? क्योंकि वो रिसोर्स ऐसा है जहाँ पे आप ट्रस्ट करके आप अपना मैक्सिमम टाइम एज ए प्रोग्रामर बिताते ही बिताते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग रेफरेंस लेने वाले हैं W3 स्कूल। ठीक है, देखते हैं W3 स्कूल में डीएसए के बारे में क्या बताया गया है, और वो क्या बोलते हैं कि डीएसए, जैसे कि इनका भी पहला क्वेश्चन था ना तन्मय जी का, कि जावा स्क्रिप्ट में डीएसए लोग प्रेफर क्यों नहीं करते हैं, क्या ये सही करते हैं या गलत करते हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, करें? हाँ जो हाँ कोर्स का सिलेबस कंप्लीट, अगर आपको इस कोर्स की सिलेबस को ना डाउनलोड करना है तो मैं ना ये बेसिकली हमने इसका एक डॉक बना दिया है, गूगल डॉक। इस कोर्स की डिस्क्रिप्शन में लिंक तो दे ही देंगे, अदरवाइज आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा तो मैं डायरेक्टली लिंक आपके व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दूंगा। क्लियर? चलो ठीक है। ठीक है, तो बात करते हैं डीएसए की। नहीं कि डीएसए जो हम लोग सुनते हुए आए हैं तो उसका क्या रोल है, चलो। सर आपका माइक म्यूट म्यूट हो हो गया गया। है। अभी भी म्यूट ही है। हाँ म्यूट है अभी सर। मैं कर दे रहा हूँ। हो गया। हम्म, हो गया? ठीक हाँ है, यस सर, हो गया। चलो। तो डीएसए आपको पता है फुल फॉर्म डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो W3 स्कूल का हम लोग रेफरेंस लेते हैं ताकि आपको ना हम इजीली समझा पाए जो हम बताना चाहते हैं, और ताकि आपको कंफ्यूजन दोबारा ना हो, बार बार कंफ्यूज ना हो कि नहीं यार ठीक है मुझे डीएसए को पहले प्रेफरेंस देना चाहिए कि अभी जो जावास्क्रिप्ट हम कोर्स पढ़ने जा रहे हैं इसको प्रेफरेंस देना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर इसकी बात किया तो यहाँ इन्होंने बता रखा है डीएसए का फुल फॉर्म है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम इज ए फंडामेंटल ऑफ पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट टीच यू हाउ टू थिंक एंड सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सिस्टमैटिकली। नहीं, तो अगर ये लाइन को अगर एक्सप्लेन करें तो आपको पता क्या चल रहा है कि कंप्यूटर साइंस का ना जो फंडामेंटल पार्ट है ये डीएसए। क्या अगर आपको कंप्यूटर साइंस में कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, यूजिंग द राइट डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम मेक योर प्रोग्राम रन फास्टर, स्पेशली व्हेन वर्किंग विद द लॉट ऑफ डेटा। ठीक है, ये आपको ना ये जो वर्ड है ना लॉट ऑफ डेटा, ये समझना बहुत जरूरी है कि अभी आप स्टार्ट में कर रहे हो प्रोग्राम। ठीक है, तो अभी आपको क्या लगता है आप कितने बड़े डेटाबेस के साथ काम करोगे? बहुत ही छोटा। आप अगर अपनी वेबसाइट बनाते हो या कहीं भी आप करते हो प्रोग्राम, तो बहुत बड़ा डेटाबेस, इतनी बड़ी वेबसाइट को हैंडल करने या डेटाबेस को हैंडल करने के लिए तो आपको अलाउ किया नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब इसीलिए शुरू के ना 1-2 साल जब आप प्रोग्रामिंग करते हो, कोड लिखते हो, तो आपको डेटा डीएसए की जरूरत ही नहीं पड़ती है, एडवांस डीएसए की। ठीक है, तो आप पार्टिकुलर डीएसए पे ही फोकस रहेंगे तो आपके लिए ही दिक्कत होगी, क्योंकि आपको काम मिलेगा नहीं प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप सिर्फ पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाए, और इसका कोई अंत है नहीं। आप अगर एल्गोरिथम की बात करें तो हर समय नहीं, और इवन आप भी अपना खुद का एल्गोरिथम डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एल्गोरिथम क्या है? एक कॉन्सेप्ट, जस्ट लाइक आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो भी तो एक एल्गोरिथम ही है। अगर कोई चीज बना रहे हैं तो हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे एल्गोरिथम के बारे में। तो आप इस चीज का ये समझिए कि इसका ना कोई ऐसा नहीं है कि पार्टिकुलर समय पे ना आपको रुक जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ना आप बोल सकते हैं कि आप ना मास्टर हो चुके हैं डीएसए में, ऐसा कभी समय नहीं आने वाला, क्योंकि आपको हर समय आपको नए नए एल्गोरिथम मार्केट में आते जाएंगे और आपको पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है, तो आप डीएसए में कभी भी इस पोजीशन पे नहीं पहुंच सकते कि आप अपने आप को ना ये बोल सके कि आप डीएसए में एक्सपर्टीज गेन कर लिए हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें शुरुआत यहाँ से नहीं करनी चाहिए, बट हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि इसके बगैर, क्योंकि ये कंप्यूटर साइंस का फंडामेंटल है तो इसके बिना भी काम नहीं होने वाला। बट कब पढ़ना है, किस सिनेरियो में पढ़ना है, वो भी जानना बहुत जरूरी है, जो कि लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि मार्केट में लोग बताते नहीं
तो उनको पता नहीं होता है, ठीक है। नोइंग डीएसए कैन हेल्प यू परफॉर्म बेटर इन जॉब इंटरव्यू। देखो ना, ये जो वर्ड है ना, इसी को लेके ना आपको लोग डराते हैं और बोलते हैं कि डीएसए के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो ना, जॉब अगर आप किसी एमएनसी में या फिर कंपनी में काम करो, ठीक है, सर्विस कंपनी में नहीं आपसे उतना ज्यादा डीएसए पूछा जाएगा, बट अगर आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब लेने जा रहे हैं तो आपको ना क्वेश्चन डीएसए के बारे में पूछा जाएगा। और इस क्वेश्चन का जवाब ना आप सिर्फ और सिर्फ एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर पढ़ के दे ही नहीं सकते हैं। आपको उसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी दूसरे सेक्शन में, ठीक है। तो पार्टिकुलर जब आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो जॉब अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है, तब तो अभी आप जॉब की तैयारी कर ही नहीं रहे। नहीं, सही बात है कि जॉब तो आप फोर्थ ईयर में करेंगे, प्लेसमेंट जब लेंगे तो डीएसए आप उस समय पढ़ सकते हैं। इसके पार्टिकुलर क्वेश्चन जो है, अगर आपका कॉन्सेप्ट इस डीएसए पढ़ने के लिए जो कॉन्सेप्ट जरूरी है पहले से आना, अगर वो क्लियर है तो आप मुश्किल से 2 महीने में डीएसए कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, तो शुरुआत आपको कभी भी डीएसए से नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको जॉब इंटरव्यू नहीं देना है अभी। क्लियर? चलो, तो भाई ये हमने तो पढ़ लिया। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, कि अगर आप इसको और आगे बढ़े, तो अब बेसिकली बताया गया इस ट्यूटोरियल को, अगर आप पढ़ना चाहें तो एक्सप्लेन करिए। बस मुझे भी डीएसए को ही एक्सप्लोर करना है, आपके बारे बताना है जो मिथ है लोगों का उसके बारे में। तो देखो, वाई यू शुड ऑलरेडी नो से व्हाट यू शुड ऑलरेडी नो, मतलब आपको पहले से क्या जानना चाहिए अगर आप डीएसए पढ़ना चाह रहे हैं। तो देखो, सिंपल, ऑल्दो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम इज एक्चुअली नॉट स्पेसिफिक टू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप ऐसा नहीं है कि जो मार्केट में बोला जाता नहीं कि डीएसए पढ़ने के लिए आपको तो जावा आना है चाहिए, नहीं, बिना जावा पढ़े तो आप डीएसए पढ़ ही नहीं सकते। उसके पीछे का रीजन है बोलने का, क्योंकि देखो ना, मैक्सिमम लोग ना अपने कॉलेज लाइफ में जावा से ही पढ़ना शुरू करते हैं, तो उनको जावा में ही कंफर्टेबल होते हैं वो, तो आपसे बोलते भी वही, क्योंकि आपको डीएसए पढ़ने के लिए ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको कंफर्टेबल होना होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या? जो भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट भी तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसके सारे कॉन्सेप्ट आप कोड बेसिकली लिख पाए किसी भी पार्टिकुलर लैंग्वेज में। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको जावा आनी चाहिए या सी आनी चाहिए या सी प्लस प्लस आना चाहिए या पाइथन ही आना चाहिए। आप, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको, देख लो यहाँ पे आपके सामने मेंशन किया गया है, ठीक है, इसलिए मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें मैं आपसे बोल सकता था, बट आप ना शायद इस चीज को ना उतना वेटेज नहीं देते, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे दिखा भी दिया कि आपको क्या करना है, कि ये किसी पार्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बेस नहीं है, आपको बस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। वो कुछ भी हो सकता है इसमें से, ठीक है। आप पाइथन में कंफर्टेबल हैं तो पाइथन में डीएसए कर सकते हैं, सी में कंफर्टेबल हैं तो सी में कर सकते हैं, सी प्लस प्लस में है तो सी प्लस प्लस में, जावा एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, ठीक है। आपने जिसको भी अच्छे से लिखा सीखा है, उसके सिंटेक्स लिखने में आपको आसानी होती है, आप उसमें डीएसए कर सकते हैं। तो डीएसए पढ़ने से पहले आपको क्या आना चाहिए? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर? अब क्या होता है कि मैक्सिमम लोग ना जावा में या सी में प्रोग्रामिंग या पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं डीएसए पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि वो कॉलेज में आप देखेंगे ना, खासकर सीएस की अगर सिलेबस की बात करें, तो वहाँ पे ना आपको कॉलेज में ही पाइथन भी पढ़ा दिया जाता है, किसी से पार्टिकुलर सेमेस्टर में जावा भी पढ़ना पड़ता ही है, सी तो पढ़ना ही है। तो क्या होता है कि बच्चे उससे ना पहले से अवेयर होते हैं, तो वो आगे जाके ना इसी को प्रीफर कर देते हैं। ऐसा, चलो अब मुझे आप डीएसए पढ़ना है तो जावा में ही करते हैं, भले उनके लिए वो टफ लैंग्वेज लग रही है, ठीक है, उसके सिंटैक्स उसको टफ लगे, बट वो पहले से अवेयर होते हैं, क्योंकि वहां पे उनको कोई बताया नहीं होता है जावास्क्रिप्ट की खासियत, नहीं, इम्पोर्टेंस की, भाई आज के समय में जावास्क्रिप्ट क्यों हमें पढ़नी चाहिए पहली लैंग्वेज, एज ए पहली लैंग्वेज, नहीं। तो ये उनको पता भी नहीं होता, तो वो लोग यहाँ से शुरुआत भी नहीं करते, बट हम लोग जानेंगे, क्योंकि अब हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जानेंगे कि जावास्क्रिप्ट ना बाकी पार्टिकुलर लैंग्वेज से बेटर क्यों है, ठीक है। बेटर मतलब परफॉर्मेंस के बेस पे मैं नहीं बोलूंगा, बट हाँ यूजफुल के यूजफुल के आप कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का। तो अगर सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद आपके पास कितने सारे ना, देखो अल्टीमेटली आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? आपको अपना कैरियर बनाना है ना, नहीं जॉब लेनी है, पैसा कमाना है। तो आपको कौन सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ के
मैक्सिमम जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उस पे आपको उसको आपको प्रेफर करना चाहिए। तो जावास्क्रिप्ट ना वो लैंग्वेज है जिसको पढ़ने के बाद ना आपको कई सारे फील्ड में ना जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो सकती है, अगर आप जावास्क्रिप्ट में आपका कमांड है, ठीक है। बाकी ये हो गया, डीएसए हमने देख लिया। अगर आप इसका इंट्रो में अगर जाकर थोड़ा सा, क्योंकि दोबारा भी हम लोग इसको पढ़ने वाले नहीं है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से हम समझा ही देते हैं आपको। नहीं, डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली अगर आप देखें तो आप क्योंकि कोड कुछ भी करते हैं, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे उसमें डेटा का ही यूज करने वाला, आप इमेज यूज करेंगे, टेक्स्ट यूज करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो उसको पार्टिकुलर स्टोर करना पड़ता है मेमोरी में। तो उसको कैसे किस फॉर्मेट में स्टोर करना, उसके लिए हमें डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। और एल्गोरिथम क्या करता है कि उस डेटा स्ट्रक्चर से हम कैसे क्वेरी कर सकते हैं, कैसे राइट कर सकते हैं इजीली, उसके लिए हमें एल्गोरिथम, अलग अलग एल्गोरिथम पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अगर आप चाहें तो उसके बारे में पढ़ सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर में देखो बेसिकली मैंने बताया, हम लोग ये पढ़ेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है, और अब्स्ट्रैक्ट, डिस्क्रीट, कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। एल्गोरिथम आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। एल्गोरिथम हर एक चीज है, जस्ट लाइक अगर आप यहाँ पे एग्जांपल जो दिया गया है कि अगर आप फ्रेंच फ्राइज बनाना चाहते हैं तो अब उसके लिए जो भी प्रोसेस अपनाएंगे, जस्ट लाइक कुकिंग का एग्जांपल देके इन्होंने बताया है कि अगर आपको एक फ्रेंच फ्राइज बनाना है, अगर आप डोमिनोज गए हैं तो जरूर खाए होंगे फ्रेंच फ्राइज, ठीक है। और कुछ नहीं होता, आलू का बना होता है, लंबा लंबा होता है, उसको तेल में बॉयल करके छान के आपको दे देते हैं, ठीक है। तो वो सारा स्टेप जो होता है उसको कैसे बनाने के लिए, उसी को अगर इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में अगर लिखा जाए, तो अगर इसको लिखने के बाद इसी को हमें पार्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसी सारे लाइन को ना कोड करना होता है, इसी को हम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। हम ये जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इस पे हम किसी पार्टिकुलर एल्गोरिथम का यूज करके हम ये इंस्ट्रक्शन कितना फास्ट और कैसे हम दे सकते हैं, इसीलिए हम एल्गोरिथम पढ़ते हैं, ठीक है। और एल्गोरिथम आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे या यूज करेंगे, उसमें सब में एल्गोरिथम यूज होता है, ठीक है। बिना उसके सॉफ्टवेयर बनते ही नहीं। तो ऐसा नहीं कि हम लोग जो यहाँ पे कोड लिखेंगे उसमें एल्गोरिथम का यूज नहीं करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर का यूज नहीं करेंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको काफी कुछ बता दिया, तो आपका यहाँ से एक डाउट ना एकदम से खत्म हो जाना चाहिए कि आप जावा स्क्रिप्ट में डीएसए नहीं कर सकते, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपको यहाँ पे मैंने दिखा, और पीछे के क्लास में एक बार हमने दिखाया भी था कि इवन गूगल ने भी अपना डीएसए का कोर्स लॉन्च किया है, जहाँ पे ना उसने भी वहाँ पे ऑप्शन दिया है कि आप वो कोर्स या तो जावास्क्रिप्ट में या किसी पार्टिकुलर इसी पांचों लैंग्वेज में वहाँ पे भी जाके आप कर सकते हैं। और हम लोग पढ़ेंगे डीएसए, तो हम लोग वहीं गूगल का जितना भी है उसमें डेटा स्ट्रक्चर, डीएसए में जो भी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम यूज किया वो सारी चीजें पढ़ेंगे डिटेल, बट अभी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी आपको समझ में भी नहीं आएगा, तो उसके बारे में जानना है। बट आप कंफ्यूज मत रहिए, ठीक है, कि डीएसए को लेकर ना परेशान रहिए, क्योंकि मार्केट में ना आपको लोग डराते हैं उसका ना, अभी आप कोई प्रैक्टिकल ना कर ही नहीं पाएंगे। डीएसए पढ़ के भी अगर आप प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट नहीं करेंगे ना, तो आप क्या होगा ना, गिव अप कर जाएंगे। आपको लगेगा अरे यार हम पढ़ तो रहे हैं बट उसका कोई हमें आउटकम तो दिख ही नहीं रहा है। इसलिए मैं बोल रहा था कि आपको ना सबसे पहले वेब डेवलपमेंट क्यों सीखना, क्योंकि वेब डेवलपमेंट में ना आप पार्टिकुलर टाइम के बाद आप बोल सकते हो कि मैं ये प्रोजेक्ट कर सकता हूँ, रियल लाइफ प्रोजेक्ट नहीं, जिसका आप मार्केट में दिखा सकते हो, जिस पे आप पैसा कमा सकते हो, जिस पे आप जॉब ले सकते हो। देन एक बार जब आप सेटल हो जाते हैं, आपको जॉब मिल जाती है या फिर आप पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, फिर आप डीएसए में एक्सप्लोर करिए, क्योंकि ये तो एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, ठीक है। तो डीएसए को लेकर भी परेशान मत होइए। वैसे भी जैसे कि आप देखो, आप अगर पार्टिकुलर बात करें डेटा स्ट्रक्चर की, तो मैंने आपसे बोला ही था कि हम लोग जावास्क्रिप्ट में एरे तो पढ़ने ही वाले हैं, डेटा स्ट्रक्चर, तो एक डेटा स्ट्रक्चर तो हम लोग पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है। लिंक लिस्ट बेसिकली हम लोग पाइथन में पढ़ते हैं, तो इसको तो अभी नहीं, बट स्टैक और क्यू के बारे में पढ़ेंगे हम लोग इसमें भी, क्योंकि बैकएंड में जावास्क्रिप्ट स्टैक एंड क्यू का ही यूज करता है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बट हाईएस्ट लेवल बेसिकली कुछ नहीं, जो ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे बेसिकली, अब पाइथन पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिक्शनरी हम पढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे ये सारा डेटा स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे। ट्री बेसिकली अभी हम लोग नहीं देखने वाले, बट डॉम बेसिकली जो हम लोग पढ़ेंगे, डॉम अगर देखा जाए तो वो भी ट्री डेटा स्ट्रक्चर का यूज करता है। डॉम जैसे हमने दिखाया था, ऊपर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट HTML, देन उसके बाद दोनों साइड में हमने एक ट्री बनाया था लेफ्ट एंड राइट में, तो वो सारी चीजें। तो आप ना
इस कोर्स के बाद ना फेमिलियर हो जाएंगे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम से, और प्लस पूरा वेब डेवलपमेंट सीखते सीखते आप काफी ज्यादा फेमिलियर हो जाएंगे, तो आपको ना कोई ये सब चीजें पढ़ने में आसानी भी होगी, और इसका आप प्रैक्टिकल कर भी पा रहे होंगे। क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं। तो आई होप कि आपको ये तो समझ में आ गया कि आपको डीएसए को ना अभी इतना ज्यादा वेटेज देने की जरूरत नहीं है। ठीक है? आपको परेशान नहीं होना है कि आपको डीएसए पढ़ना है, डीएसए पढ़ना है। वो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। आपको अगर सॉफ्टवेयर में फील्ड में अगर आपको कैरियर बनाना है तो डीएसए तो हमें पढ़ना ही होता है, वो हम पढ़ेंगे भी। बट अभी आप पढ़ेंगे तो आप उसका रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या होगा, 4 महीना पढ़े आपको कोई आउटकम दिखेगा ही नहीं। और जब कभी आपको आउटकम नहीं दिखता है ना, तो आप डिमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं। क्लियर? तो इसलिए हम लोग वेब डेवलपमेंट को प्रेफर करें, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग 1.5 महीना पढ़ेंगे, ठीक है, जावास्क्रिप्ट, तो आप ना वेब डेवलपमेंट का फ्रंट एंड पार्ट के प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, जिसपे आप बाहर से इंटर्नशिप भी ले सकते हैं उस पार्टिकुलर स्किल के बेस पे। ठीक है? या इवन आपको ना दिखना शुरू हो जाएगा, अच्छा आउटकम ये आ रहा है। ठीक है? तो ये चीजें हो गई। अब अगर बात करें कि देखो ना, हमें ये तो समझ में आएगा हम इस कोर्स में क्या चीजें कवर करने वाले हैं। हाँ। डीएसए को आप इतना फोकस ना करिए। दूसरी चीज, एक बात आपको और समझनी है, क्योंकि देखो ना, आज मैं भी कुछ लोग अगर कंफ्यूज हो जिसकी वजह से यहाँ पे लोग आए नहीं, तो कोई बात नहीं। बट इस पर्टिकुलर कोर्स में या फिर ना वैसे भी धीरे धीरे हमारी कम्युनिटी तो बड़ी होती ही जाएगी, तो कुछ चीजें ना आपको भी ये समझना, प्राइवेसी के मामले में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है? कि आप लोग, जब तक मैं कोई एक लीगल ग्रुप ना बना दूं, ठीक है, आप कभी भी किसी को भी अगर आप फॉलो कर रहे हैं इस लाइव कोर्स में, अगर जो कोई भी आ रहा है, तो उसको अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप अपने बेस पे करिएगा। ठीक है? ऐसा नहीं कि अगर इस लाइव क्लास में अगर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है तो आपको उससे उसके साथ नहीं, जस्ट लाइक उसको फॉलो ही करना पड़ेगा आपको इंस्टाग्राम पे, या फिर ना उनके साथ आप सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो पाए। ठीक है? ये आप अपने बेस पे करिए अभी, क्योंकि मैं भी नहीं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, तो मैं नहीं किसी को बोल सकता हूँ कि भाई कौन सा। ठीक है? लोग, क्योंकि अभी आपको भी पता है कि आज के समय में नेटवर्किंग एक ऐसी चीज है ना, कि जहाँ पे लोग ना ऐसे इवेंट में ना आना चाहते हैं, और प्लस वहाँ के लोगों का यूज करके ना अपना काम दूसरे जगहों पे भी। तो आप लोगों को ये जरूरी याद रखिएगा, सारे लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है? क्योंकि मे भी हो सकता है भाई बहुत सारे लोग भी इसमें शायद इन्वॉल्व करें, और वो इसी माइंडसेट से है कि नहीं, यहाँ पे आना है, लोगों से इंटरेक्ट करना है, फिर इनको ना कुछ और चीजें प्रमोट करनी है। ठीक है? तो अभी भी इसलिए मैं ग्रुप बना नहीं रहा हूँ। तो आप क्या करना, हम ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाएंगे। ठीक है? तो ट्राई करिए, मेरा नंबर ना जरूर सेव करिएगा अपने में, ताकि हमारा जो मैसेज, अगर आपको पर्टिकुलर जो भी मैसेज मुझे देना है, तो इस टाइम अभी हम लोग व्हाट्सएप पे करें। डिस्कॉर्ड अभी बनाए लेंगे हम लोग, बट लेकिन थोड़ा सा हमें भी पता चल जाए कि कौन कौन से लोग सीरियस है। मैं ना बहुत बड़ी कम्युनिटी भी नहीं बनाना चाहता हूँ, बट हाँ, जो लोग भी हों सीरियस हो, कैरियर को लेके सीरियस हो, देन फिर हम लोग नेटवर्किंग करेंगे, सबको फायदा होगा। ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि अगर मान लो सपोज दैट कि हम लोग जावा स्क्रिप्ट बना पढ़ते पढ़ते मेरे पास मान लो 200-300 लोग सीरियस लोग हैं। ठीक है? फिर वो लोग, अगर हम सब लोग एक नेटवर्किंग का पार्ट बनते हैं, तो ऑब्वियस बात है क्या होगा ना, कि कोई कहीं पे सेटल होगा, कोई और काम कर रहा हो, तो उसका इतना बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। बट अब ऐसे कौन से लोग हैं जिनको पहले पहले मैं जान लूँ, फिर मैं आपको खुद भी रिकमेंड कर दूंगा कि अच्छा ठीक है, इनके अंदर ये क्वालिटी है, अगर आप इस तरह का कुछ चीज़ चाहते हैं तो आप इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये बात ना याद जरूर रखिएगा, खासकर आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी आप सोशल मीडिया से ना उतना ज्यादा अवेयर नहीं कि लोग सोशल मीडिया पे ना किस किस टाइप से ना आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ओके? ठीक? ठीक है। कोई डाउट अभी तक नो। कोर्स को लेके और वो सारी चीजें? नहीं? नहीं। कोई क्वेश्चन अभी किसी के मन में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछो, अदरवाइज अब हम यहाँ से ना अपने कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। अगर आपके मन में अगर अभी कोर्स को लेके या किसी भी और टाइप का अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, क्लियर कर लीजिए, ताकि फिर हम लोग। मैं पूछूं? हाँ, बोलिए। मतलब कि जैसा हम मतलब फ्रंट एंड बना रहे हैं, तो मतलब जरूरी थोड़ी है कि हमें मतलब बेसिक नॉलेज
है मतलब किसी चीज की, जैसे एचटीएमएल सीएसएस हो भी, तो जरूरी नहीं है उसकी ज्यादा ही अंडरस्टैंडिंग हो, मतलब इतनी है जो हमें पता है कौन सी प्रॉपर्टी किस लिए यूज हुई, तो हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं ना, हाँ मतलब हाँ, कुछ कर कर सकते। सकते हैं कि मतलब इतनी डीपली, मतलब कि हमें ये चीज पता है कि मतलब कौन सी प्रॉपर्टी किस लिए यूज हो रही है ना, हम जानते हैं उसका बेसिक, तो हम यूज कर सकते हैं ना उस चीज को। हाँ, कर सकते। मैंने क्या बोला कि मैंने बहुत डीपली तो मैंने बोला भी नहीं कि आप आपको जाकर ना सीएसएस के सर डॉक्यूमेंट मुझे ये पढ़ना है, ठीक है। प्रॉब्लम है ना, मुझे डीपली घुसने की आदत है, मुझे प्रॉब्लम है ये। ओके, नहीं मुझे अच्छी ना बात है, बट देखो ना, आपके पास ना टाइम बाउंडेशन भी होना बहुत जरूरी है। बहुत बार क्या होता है ना कि हम एक ही टॉपिक पे बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं दे सकते, जैसे कि अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम हाँ लोग कंप्यूटर साइंस के ना कई सारे कॉन्सेप्ट एक तरह से रिवाइज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग पहले से पढ़ रखे होंगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा, जो पहली बार पढ़ा है वो अवेयर हो जाएगा, अच्छा ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है। नहीं तो बट हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा मेन मोटो क्या है कि हमें एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना है, डेवलपर बनना है, यही तो जावास्क्रिप्ट पढ़ना है, ठीक है। प्रॉब्लम है कि मुझे तो डिटेल में घुस जाती हूँ चीजों के, मैं मेरे ठीक यही है, दिक्कत है मुझे। कोई नहीं, तो आप इस चीज को ना जरूर अवेयर रहिए, क्योंकि आप ऐसे पढ़ने जाओगे ना तो आपको इतनी चीजें पढ़ने के लिए कितना पढ़ोगे, फिर आप 4 साल 5 साल पढ़ाई ही करते रहो, ठीक है। अरे तो आपको वही तो प्रॉब्लम है, मुझे पार्टिकुलर टाइम फ्रेम में ही तो आपको जरूरी है। कुछ अचीव करना है, ठीक है। तो ट्राई करिए, इसलिए जितना मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा ऑलमोस्ट आपको ना डिटेल में ही पढ़ाऊंगा। और आपको क्या करना है, अगर आपको और भी डिटेल में पढ़ना है तो जो भी आपको टाइम मिल रहा है उसी चीज का ना रिवाइज करते रहिएगा। ओके। क्लियर। तो चलो भाई, प्रोग्राम पढ़ने से पहले पहले जान लेते हैं कि देखो सिंपल, एक डेवलपर के लाइफ में कंप्यूटर सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स है, नहीं। वही एक चश्मा। क्लियर। तो कंप्यूटर से ही शुरू करते हैं अपने इस जर्नी को। क्लियर। तो जानते हैं कि हम कैसे पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर का रोल क्या है, क्योंकि उसके बगैर तो देखो है ना हम प्रोग्राम लिखें, क्योंकि प्रोग्राम तो हम अल्टीमेटली हमारा प्रोग्राम जो रन होगा वो कंप्यूटर में तो होने वाला है, नहीं। तो एक कंप्यूटर एक प्रोग्राम को कैसे देखता है, ठीक है, कैसे प्रोसेस करता है, वो सारी चीजें जानना भी जरूरी है। तो बहुत डीप में तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट ना जो भी आज हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, मे बी आप ना उससे अवेयर होंगे, तो आपका ना रिवाइज भी हो जाएगा। और साथ ही साथ में जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, उनके लिए क्या होगा कि अगर वो कॉलेज में नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब पढ़ाया जाता है, जस्ट क्या लाइक हम पढ़ाया लोग था क्या? यही सब चीजें जो भी आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, एकदम बेसिक प्रोग्रामिंग स्टार्ट से करने। रिलेटेड? प्रोग्रामिंग नहीं, कंप्यूटर से शुरू कर रहे थे, कंप्यूटर कंपोनेंट्स और कंप्यूटर के फंडामेंटल्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कल से बाकी चीजें कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ओके। तो सर तो मेन चल, स्टार्ट कब से करोगे आप, जैसे मतलब कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसके डेटा टाइप, मतलब कौन से डे से स्टार्ट करोगे मतलब? 2 4 दिन में कर देंगे वो, वहां से तो शुरू कर देंगे, बट वो भी चीजें ना आप, ये चीजें आपको पता होगी ना तो वो वहां पे आपको बहुत इजी होने वाला है, ठीक है, क्योंकि मैं ना एक दूसरे को रिलेट करके पढ़ाना चाह रहा हूँ। अदरवाइज मैं डायरेक्ट वेरिएबल से शुरू कर दूं, अब वेरिएबल हम क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं, वो काम कैसे करता है, ठीक है, अल्टीमेटली कंप्यूटर में स्टोर कैसे हो रहा है, अगर यही नहीं पता होगा ना तो क्या होगा कि आपको वहां पे ना प्रॉब्लम होती है। क्लियर। तो चलो, तो ठीक है, तो अभी हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं कि कंप्यूटर्स के बारे में, ठीक है। चलो भाई, सबसे पहले तो आप लोग हमें हेल्प करिएगा, क्योंकि एक कंसेप्ट ऐसा जो आप लोग पढ़े भी होंगे जानते भी होंगे, तो सबसे पहले एक कंप्यूटर बना लेते हैं। ठीक है। ठीक है, फिर हमारा लैपटॉप हो गया ये, ठीक है, ये कंप्यूटर। आप आप इस लैपटॉप में आपको भी पता है कि देखो ना, हम किसी भी कंप्यूटर में, सर कंप्यूटर के पास कोई भी स्क्रीन डेटा तो नहीं होता शेयर। नहीं। हाँ जी। सर स्क्रीन नहीं शेयर है। वही तो अच्छा, मैं भी स्क्रीन नहीं शेयर है, ओके, ठीक है, ठीक है। अब चलो, तो बेसिकली हमने एक लैपटॉप का सिम बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि देखो ना, कोई भी कंप्यूटर में पहले से कोई भी डेटा नहीं होता, ये सिंपल एक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से बनी एक मशीन होती है, नहीं। और इस मशीन में हमें पहले क्या करना होता है, डेटा को इनपुट करवाना होता है, नहीं। कुछ कुछ भी अगर हमें इससे काम करवाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एज ए इनपुट में क्या करना होगा, डेटा
सेंड करनी होगी, और देन उस डेटा को प्रोसेस करके हमारा कंप्यूटर हमें क्या करता है, आउटपुट में उसका एक रिजल्ट दे देता है। नहीं, क्लियर? ऐसा ही होता है। अगर आप क्या है कि अपने कंप्यूटर में कुछ भी अगर हाई लिखते हो तभी तो कंप्यूटर उसको हाई को स्क्रीन पे शो करता है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक डेटा बेसिकली इनपुट में हम क्या सेंड करते हैं, डेटा। नहीं, अब बात आती है डेटा की, तो डेटा क्या होता है बताओ? कोई पढ़ा है आप लोगों ने डेटा? अगर अभी जैसे मैंने बोला कि हम इनपुट में क्या करते हैं, सेंड, कंप्यूटर को क्या देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो नहीं, फाइल हो गई, फोल्डर हो गए, कोई इमेज हो गई, हाँ, कोई वीडियो हो गई। बताओ। ठीक है, तो देखो हम डेटा में क्या दे सकते हैं, हमारा नंबर, जस्ट लाइक हम नंबर भी टाइप कर सकते हैं कंप्यूटर में, वैसे ही टेक्स्ट। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ हमें लिखना है, जिसमें हम बेसिकली टेक्स्ट का यूज कर रहे हैं, जिसको हम कंप्यूटर की भाषा में स्ट्रिंग बोलते हैं, डेटा टाइप बेसिकली स्ट्रिंग होता है। वैसे अगर हम चाहें तो वीडियो भी प्रोवाइड कर सकते हैं कंप्यूटर को एज ए इनपुट में। नहीं, इमेज प्रोवाइड कर सकते हैं, डेटा हमारा क्या होगा, इमेज भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है। ठीक, ऐसे और भी कॉम्प्लेक्स, ये तो क्या है कि एक सिंपल फॉर्मेट, सिंपल डेटा टाइप है। ठीक है, और भी जस्ट लाइक जैसे हम जो प्रोग्राम लिखेंगे वो भी क्या है, डेटा ही तो है। जस्ट लाइक अगर हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम, तो वो भी हमारा क्या है, डेटा ही है। ठीक है, जो कि प्रोग्राम जो होता है, इन सारे डेटा का यूज करके हम प्रोग्राम लिखे होते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या होता है, एक डेटा ही होता है। अब उसको हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। इनपुट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें किसी पार्टिकुलर इनपुट डिवाइस की जरूरत होगी, क्योंकि डेटा ऐसे तो कंप्यूटर में हम नहीं इंटर करवा सकते ना। तो हमें किसकी जरूरत होती है, इनपुट डिवाइस की ना। अगर हमें डेटा अगर इनपुट करना है तो हमें किसकी जरूरत होगी, इनपुट डिवाइस की। बताओ भाई, इनपुट डिवाइस क्या है? तुम बेसिक पढ़ रहे हैं ना, अब यही बहुत सारे कीबोर्ड लोगों का। माउस या आपका हाँ, ठीक है। पैड। तो होगी ना। हमें क्या होगा, इनपुट डिवाइस, जस्ट लाइक, चलो मैं बहुत ज्यादा नहीं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि क्या है कि हमारा जो कीबोर्ड है, अगर वो भी तो हमारा क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड। जहां से हम डेटा को क्या कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, टेक्स्ट लिखना, हाई कुछ भी लिखते हैं अपने, हम टाइप करते हैं अपने कीबोर्ड पे, और वो हमारा वो क्या करता है, हमारे कंप्यूटर में उसको सेंड कर देता है। ठीक है, वैसे हमारा स्पीकर, जस्ट लाइक ये, अगर मान लो हम ये ब्लूटूथ लगाए पड़े हैं, ठीक है, ये भी क्या एक इनपुट डिवाइस है। हम जो कुछ भी बोल रहे हैं ये प्रोसेस होके फिर हमारे कंप्यूटर में जा रहे हैं ना, तो ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये जो हम हेडफोन का यूज कर रहे हैं या फिर हम जो माइक यूज कर रहे हैं, ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस, जिससे हर वो डिवाइस, देखो ना, आप ये याद रखिए, लोगों को ना लोग ना शुरू में क्या याद करते हैं, याद करने की जरूरत नहीं। आप रियल लाइफ में देखिएगा, जो भी ऐसे डिवाइस जिससे ना डेटा हम कंप्यूटर में ना इंटर करवाते हैं, ठीक है, वो सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। क्लियर? तो अब वो हो गया। अब क्या होता है, जब भी हम ये डेटा हमारे कंप्यूटर में जाता है, ठीक है, तो अब इस कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम लिखे हुए हैं, जस्ट लाइक इसमें बहुत सारे प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर में होता है। अभी हम लोग देखेंगे वो कैसे होता है बेसिकली। चलो इसको हम एक वर्ड दे देते हैं अभी के लिए, कि इसमें क्या है, कुछ एल्गोरिथम लिखी होती है। एल्गोरिथम की हम बात कर रहे थे, तो कुछ एल्गोरिथम होता है, ठीक है। हमारे डेटा को ये क्या करता है, कंप्यूटर उस एल्गोरिथम के बेस पे प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट में क्या कर देता है, ठीक है, रिजल्ट दे देता है। ठीक है, जस्ट लाइक अगर मान लो हम यहाँ पे इनपुट में 2+2 लिखूं, ठीक है, इसको हम इनपुट करवाएं, तो हमारा जो कंप्यूटर है इसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा इस डेटा को, 2+2। इसमें ऑलरेडी हम प्रोग्राम लिखे गए होंगे कि प्लस का मतलब क्या होता है, और फिर हमें क्या करेगा, जो भी प्रोग्राम उसमें लिखा है उसके बेस पे हमें आउटकम में क्या दिखा, शो कर देगा हमारे स्क्रीन पे, 4। ऐसा ही होता है कि आप कंप्यूटर में अगर अपने स्क्रीन पे अगर 2+2 लिखेंगे तो आपको स्क्रीन पे क्या दिखता है, 4 दिखेगा। नहीं, तो कैसे हो रहा है, क्योंकि हम इनपुट में ये डाल रहे हैं, ठीक है, डेटा हमारा क्या जा रहा है, 2+2, और अंदर क्या है, कुछ एल्गोरिथम लिखे गए, कुछ सॉफ्टवेयर हैं ऑलरेडी, तो वो चीजें उसको प्रोसेस करते हैं और हमें रिटर्न में क्या करते हैं, रिजल्ट प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि 4 है। क्लियर? तो अब क्या है कि मतलब हमें रिजल्ट कहाँ पे दिखेगा, उसके लिए हमें किसकी जरूरत होगी, रिजल्ट दिखाने के लिए भी, बताओ, आउटपुट डिवाइस की। नहीं, तभी वही उसी जगह तो हमारा दिखेगा। ये तो आउटपुट डिवाइस क्या होती है, बताओ? सीपीयू। मॉनिटर, मॉनिटर, हाँ, मॉनिटर, स्पीकर,
स्पीकर, ठीक है, स्पीकर भी हो सकता है, हाँ। आप लोगों का मैं ना प्रिंटर। सीपीयू नहीं मेरे साथ, क्या, सीपीयू। नहीं सीपीयू ना इसके अंदर ही है, अभी वो डिवाइस नहीं, वो कंपोनेंट है इस कंप्यूटर का। सीपीयू ना इस जो वो तो प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। अब अभी ना वो क्या है कि जो इस कंप्यूटर के कई सारे कंपोनेंट होते हैं, कंप्यूटर बनाए जाते हैं ना। अब ऐसा तो नहीं कंप्यूटर में सिर्फ कंप्यूटर ऊपर से अंदर तो इसके कई सारे पार्ट होते हैं ना। उसी का एक पार्ट है सीपीयू, जिसको हम ब्रेन बोलते हैं कंप्यूटर का। ये सारा जो प्रोसेस होता है ना वो सीपीयू में ही होता है, ठीक है। तो सीपीयू ही करता है, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। सीपीयू नहीं है, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो मॉनिटर, स्पीकर, और इवन आप इन जनरल अगर देखा जाए तो आप क्या बोल सकते हैं कि हर वो डिवाइस जो कि डेटा ना किसी भी फॉर्मेट में आउटकम करती हो, ठीक है। आउटपुट शो करे। तो ये जैसे कि हमने अभी एग्जांपल दिया कि जो हमारा माइक है, ठीक है, अभी ब्लूटूथ हम यूज, ये इनपुट भी डिवाइस है और आउटपुट भी डिवाइस, नहीं। जब हम माइक्रोफोन का यूज कर रहे हैं तो इनपुट के रूप में देख रहा है, बट स्पीकर के रूप में ये क्या है, आउटपुट डिवाइस, आउटपुट। ये दोनों का काम कर रहा है, नहीं। ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि जो एक इनपुट डिवाइस है वो आउटपुट डिवाइस नहीं हो सकता है, जो आउटपुट डिवाइस वो इनपुट डिवाइस नहीं हो सकता है। इसमें हमें प्रोग्राम करना होता है। अभी हम लोग देखेंगे एक दो क्लास, जो भी शायद में भी नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा डेटा कम्युनिकेशन के बारे में जब पढ़ेंगे तो बेसिक चीजें जानना बहुत जरूरी, क्योंकि ये चीजें जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, अगर आप ये चीजें समझेंगे तो प्रोग्राम लिखने में ना, और जो प्रोग्राम में हम जब लिखेंगे तो आप वहां पे ना सोच पा रहे होंगे कि हम क्यों लिख रहे हैं। और एज ए डेवलपर अगर आपको सच में सीरियसली अगर आपको इसको प्रोफेशन बनाना है तो बेसिक चीजें तो आपको पता है। तो हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बट हाँ बेसिक बेसिक चीजें एक बार आपका रिवाइज भी हो जाए और आपको पता भी होगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, पहली चीज एक कंप्यूटर है। कंप्यूटर बेसिकली एक सिंपल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से मिलके बना एक मशीन होता है, जिसको कोई भी चीज ना उसमें पहले से ना इंस्टॉल नहीं होते एज ए डेटा, ठीक है। कंप्यूटर को नहीं पता है कि एक इंसान कैसा होता है, नहीं। जस्ट लाइक कोई भी आप चीजें देखते हो, जस्ट लाइक अगर मान लो आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, होटल के बारे में वेबसाइट है, तो होटल पे के बारे में बहुत सारी चीजें उसमें इंफॉर्मेशन लिखी गई होती, नहीं, कि होटल की रेटिंग क्या है, उसका फोटो वहां पे दिख रहा होता है, होटल के बारे में लिखा होता है। ये सब कहाँ पे आपको दिखता है, कंप्यूटर में दिखता है। लेकिन कंप्यूटर को तो पहले से कुछ भी नहीं पता है होटल क्या होते हैं, नहीं। होटल में रूम्स रिजर्व, मतलब जस्ट लाइक होटल बुकिंग बुकिंग क्या होती है, कैंसिलेशन क्या होता है, कुछ भी तो पहले से नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं, हर चीज ना डेटा के रूप में कंप्यूटर को बताते हैं, ठीक है, क्लियर। तो आगे चल के ना, इसीलिए हम जब कंप्यूटर में बेसिकली ना हम डेटा मॉडलिंग करते हैं, ठीक है। डेटा बेसिकली हम प्रोवाइड करते हैं डेटा मॉडलिंग के रूप में, जिस लाइक कि हमें बताना होता है कंप्यूटर को कि अच्छा मैं ये जो डेटा दे रहा हूँ इस डेटा से ना कैसा परसोना बनो, ठीक है। बेसिकली एक मॉडल बनाओ जिसको ना डिफाइंड करे ये डेटा। जैसे कि अगर आप ना कंप्यूटर को बताना चाहते हो कि अगर मैं ना तुम्हें इस टाइप का डेटा दूं, तो तुम इसको ना अज्यूम करो क्या कि ये एक इंसान इंसान का डेटा है, इसको ना एक ऑब्जेक्ट बनाओ, पर्सन, मतलब जस्ट लाइक पीपल, ठीक है, क्लियर। तो डेटा से डिफाइंड होता है कि हम पार्टिकुलर किस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं, ठीक है। और उस डेटा को ना किस तरीके से इंटरप्रेट करेगा हमारा कंप्यूटर, ठीक है। तो इसीलिए हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं कि कंप्यूटर को कुछ भी नहीं पता है, आपको सब चीज ना कुछ भी करवाना है आपको कंप्यूटर से, उसके लिए आपको क्या करना होगा, डेटा ही प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। डेटा सिंपल फॉर्मेट में भी हो सकता है। नंबर, अब जैसे मैंने यहाँ दिया, क्या नंबर का यूज किया, 2+2 क्या, 2 क्या है, एक नंबर है, 2 क्या है, नंबर है, नहीं, ठीक है। और प्लस तो ऑपरेटर ही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ डेटा किस किस फॉर्मेट में दे दिया, सिर्फ नंबर के फॉर्मेट में। वैसे अगर हम यहाँ पे मान लो लिखते हाय, ठीक है, हाय भी लिख सकते थे या हेलो लिखे, तो ये क्या हो गया, एक टेक्स्ट हो गया, ठीक है। इस फॉर्मेट में अभी हाय को इसमें एंटर किया। और लेकिन बेसिकली क्या है, नहीं देखो हमने हाय तो लिख दिया इनपुट में, बट कंप्यूटर में प्रोसेस हो, और हम सबको पता है कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ क्या समझता है, 0 और 1, 0 and 1 नहीं, बाइनरी। बाइनरी, नहीं। ये तो हमने Yes. हमने तो बचपन से ही पढ़ता है ना। तो चलो ठीक है, हमने तो लिखा था यहाँ पे, तो हमें इंटर किए थे 2+2 में, 2+2, 2 तो कंप्यूटर समझता है नहीं, क्योंकि कंप्यूटर में
अल्टीमेटली कंप्यूटर सिर्फ कितने नंबर को समझता है, 0 और 1 को समझता है, इससे बड़े नंबर को तो समझता ही नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि पहले तो आप ना इस डेटा को कंप्यूटर में जो बंदा, मैं भी आपको बताया कि डेटा प्रोसेस करता है, तो कुछ तो सिस्टम होगा कि पहले इस डेटा को ना इनकोड किया जाता होगा, पहले इसमें कन्वर्ट किया जाता होगा कि 0 और 1 के फॉर्मेट में ये सारे डेटा जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, वो डेटा 0 और 1 के फॉर्मेट में कंप्यूटर के पास पहुंचे। ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इनकोडिंग, डेटा इनकोडिंग। ठीक है। तो देखो कई सारे कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको जरूर रिवाइज करना। तो हम क्या करते हैं, हम जो डेटा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो 0 और 1 के फॉर्मेट में नहीं होता है, तो हमें क्या करना होता है, डेटा को ना इनकोड करना होता है। ठीक है। इनकोड क्या हो गया, ठीक है। डेटा को हमें क्या करना, इनकोड। इनकोडिंग के लिए हमें ना किसी पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर का यूज करना था, जैसे कि आपने, हम सबने पढ़ रखा होगा, आपने पढ़ा होगा किसके बारे में, आस्की के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने? पढ़ा तो नहीं नहीं है, पढ़ा, हाँ पढ़ा है, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। सुना है, मतलब हाँ कुछ करेक्टर्स होते हैं। हाँ, आस्की। ठीक है। तो क्या होता है ये, फुल फॉर्म कुछ पता कुछ है? करेक्टर्स होते हैं अमेरिकन मतलब। स्टैंडर्ड ऑफ हाँ चलो ठीक कैरेक्टर। है, फुल फॉर्म से मतलब नहीं है, जस्ट लाइक देखो हम आस्के का यूज क्या करते हैं, देखो पहली चीज क्या स्पेशल है। करेक्टर जो होते हैं सर, उसमें तो यूज किया जाता है इसका, मतलब स्पेशल करेक्टर के लिए, जैसे कि नहीं नहीं नहीं। सिंबल विम्बल बनाना हो, मतलब उसके लिए इसका कोड लिखा जाता है। चलो नहीं, जैसे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला था कि अब कंप्यूटर देखो सिर्फ समझता क्या है कि 0 और 1 को समझता है, और हम डेटा किस में भेज रहे हैं, या तो नंबर में, मतलब 0 1 से ज्यादा बड़े नंबर में भेज रहे हैं, या टेक्स्ट में भेज रहे हैं, वीडियो में, ये सब चीजों में। तो अब क्या होता है, जब हम नंबर में भेजते हैं डेटा, तो इस नंबर को ना डायरेक्टली क्या होता है कि कन्वर्ट हो जाता है, वहां पे ना हमें इस इनकोडर की जरूरत नहीं होती, आस्की या फिर आगे हम और देख रहे हैं यूनिकोड, बेसिकली जो हम लोग HTML कोड में UTF-8 लिख रहे थे। ठीक है। तो वो भी क्या है, इनकोडर ही है बेसिकली, डेटा इनकोड। वो आस्की का एक सुपर सेट है, बेसिकली आस्की उसके अंदर ही आ जाता है। आस्की में हमें एक लिमिटेशन है कि हम 127 कैरेक्टर तक ही उसमें हम कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद के सारे, क्योंकि हम डेटा तो किसी भी लैंग्वेज में भेज सकते हैं ना, जापानीज में भेज सकते हैं, हिंदी में भेज सकते हैं, तब इतने सारे डेटा को ना इनकोड करने के लिए हमें ना UTF का यूज करना, यूनिकोड बेसिकली। हाँ, उस इनकोडर का यूज करना होता है। तो अभी हम आस्की और यूनिकोड जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ना नहीं, बस जानना है कि इसको पढ़ना नहीं। तो आस्की और यूनिकोड बेसिकली हम क्यों जानना है हमें, क्योंकि हमें ये जो डेटा हम भेज रहे हैं, कुछ तो ये दिक्कत हो रही है लिखने में। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि आस्की और यूनिकोड के बारे में भी हम लोग डिस्कस करें, बट लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले क्या समझना है कि जो डेटा हम इनपुट में डाले थे, नंबर जब होता है तो नंबर को ना डायरेक्टली हमारा कंप्यूटर कन्वर्ट कर देता है 0 1, जिसको कि हम बाइनरी में बोलते हैं कि ये जो नंबर हम डेसिमल नंबर भेज रहे हैं, जो मैथमेटिक्स में हम 0 से लेकर 9 नंबर का यूज करके हम एक कोई भी नंबर क्रिएट कर सकते हैं ना। अगर हमें कोई भी नंबर क्रिएट करना है, बिग नंबर, तो हम या तो हम लोग 0 से लेकर 9 तक के नंबर का यूज करके हम बना पाते हैं। ठीक है। ऐसे ही होता है ना डेसिमल में, जब आप पढ़ते हो मैथ में, ऐसे ही होता है ना कि अगर मान लो आपको लिखना है जस्ट लाइक 999, ठीक है, तो हम क्या किया, 999 का यूज कर लिया, इसको हम पढ़ के आ रहे हैं 999। ठीक है। बट यूज क्या किया गया, 999, तीन नंबर ही तो यूज किया गया है बेसिकली, नहीं। तो हम क्या करते हैं, 0 से लेके 9 तक के नंबर का यूज करके हम कितना भी बड़ा नंबर क्रिएट कर लेते हैं अपने सिंपल डे टू डे लाइफ में, जहाँ पे हम यूज करते हैं। ठीक है। जिसको हम डेसिमल नंबर बोलते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम। बट कंप्यूटर में हमें पता है कि ये कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को समझता है, और 0 1 को समझता है, मतलब सिर्फ दो ही नंबर समझता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं बाइनरी, क्योंकि दो ही नंबर है। ठीक है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी। और यहाँ पे हम 0 से लेके 9 तक के नंबर को काउंट करेंगे तो 10 हो जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डेसिमल। ठीक है, क्योंकि इसमें हम 10 नंबर यूज कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। तो डेसिमल क्यों बोल रहे हैं उसको, ये डेसिमल नंबर है, 0 से लेकर 9 नंबर उसमें हम काउंट कर रहे हैं। तो देखा जाए तो 10 अगर काउंट करोगे 0 से लेकर 9 तक, तो 10 नंबर आपको मिल जाते हैं, इसलिए
आपने डेका पढ़ा होगा, अगर आप पढ़े होंगे अगर थोड़ा सा रोमन में, तो 10 को हम क्या बोलते हैं? डेका बोलते हैं, डेसिमल डेका बोलते हैं बेसिकली। डेसिमल उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 2 को हम क्या बोलते हैं? हेक्साडेसिमल, और मतलब 3-4 तरह के थे वो जो हम नहीं उससे डिवाइड पढ़ा आप लोगों ने? करते हैं। लेकिन नहीं पढ़ा हाँ है? पढ़ा अरे था मैंने फर्स्ट केमिस्ट्री सेमेस्टर पढ़ा में। होगा आप लोगों ने, फर्स्ट तो सेमेस्टर में नहीं पढ़ा है। ठीक है। डेक तो अनडेक सर पढ़े तो है, टू मैं डेक पढ़ा था, हाँ, हमने पढ़ा तो समझ में आया कि था। बाइनरी क्यों हम यूज करें, क्योंकि यहाँ पे हम 2 ही नंबर हम यूज कर रहे हैं। अब ये हम 2 ही नंबर कंप्यूटर क्यों क्यों कंप्यूटर 0 और 1 को ही समझता है, क्योंकि इसके पीछे का रीजन क्या है कि कंप्यूटर में जो डेटा हम स्टोर करते हैं बेसिकली वो ट्रांजिस्टर के रूप में यूज है। ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर क्या है? एक इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। हाँ तो हाँ हाँ। जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, जस्ट लाइक एक लाइट बल्ब की ही देख लीजिए, तो उसका ना 2 ही स्टेट होता है, या तो ऑफ होता है या तो ऑन होता है। नहीं, उसका कोई तीसरा स्टेट तो नहीं होता ना। हम कर सकते हैं 3 स्टेट, लेकिन उसको ना हैंडल करना आपके लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बाइनरी नंबर का ही यूज कर रहे हैं, 0 और 1। ठीक है, क्लियर? तो हम्म। अब 0 1 ना, अब जो भी हम नंबर, जो हमारा डेसिमल नंबर होता है ना, इसको हम डायरेक्टली हमारा कंप्यूटर ना बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें किसी इनकोडर की जरूरत नहीं होती। बट जैसे ही हम इनपुट में ना टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं, टेक्स्ट, तो अब ये टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए ना हमें बेसिकली कंप्यूटर को ना एक दूसरे सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, जो कि जिसको हमने बोला कि ये आस्की और यूनिकोड एक सॉफ्टवेयर ही है। इसलिए एक इनकोडर एक सॉफ्टवेयर, इसमें ऐसा प्रोग्राम लिखा गया है कि वो इस चीज को कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो अब ये आस्की टेबल ना आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहें तो इसका पूरा एक टेबल है, इसमें आप जाकर देख सकते हैं कि अगर हमें कैपिटल ए लिख रहे हैं तो वो ना उसको कितना नंबर मिलता है। ठीक है, बेसिकली 65 से ना आपका क्या होता है, लेटर शुरू होता है। तो ए को, कैपिटल ए को ना 65, उसको डेसिमल में अगर कन्वर्ट करें तो 65, ए कैपिटल ए इक्वल टू क्या होता है, 65। ठीक है, अगर आप सॉरी, क्या, एक बार मैं इसको कट करूं क्योंकि मेरा पता नहीं क्यों ये अच्छे से लिख नहीं रहा। कितना होता है, ए इक्वल टू क्या होता है, 65। अगर मान लो अब ए के बाद बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, तो अगर मान लो अब हमने टेक्स्ट में लिखा है यहाँ पे हाई, ठीक है, तो हाई को पहले हमारा कंप्यूटर क्या करेगा, उसको पहले नंबर में कन्वर्ट करेगा नहीं। तो अगर हाई को नंबर में लिखेंगे, तो अगर आप जाके देखें, चेक करें, तो मे भी कुछ नंबर होगा, जस्ट लाइक एच किसी पर्टिकुलर नंबर पे आएगा, जिसको काउंट करो यहाँ से, तो एच जिस पोजीशन पे आएगा तो लगभग 70 72 या 73 कुछ भी होगा अगर देखा जाए। तो एच के जगह पे क्या करेगा हमारा कंप्यूटर, क्या रिप्रेजेंट करेगा, 73। और आई के, एच के बाद आई आ जाता है, तो मान लो अगर 73 अगर एच पे आ रहा है, ठीक है, अगर आस्की के थ्रू में ये लिख रहे हैं, ठीक है, अगर आप अभी 74 आ जाना। अगर आप चाहें तो ना इसको आप जाके इसका टेबल डाउनलोड कर लीजिए, गूगल पे अवेलेबल है। वहां पे ना सब कुछ ये नंबर कि ए किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है, किस नंबर से हम ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पे आपको सब मिल जाता है। तो मैंने कभी पढ़ रखा है, मुझे पता है सब। 65 से कैपिटल में ए से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हमें एच लिखना था, अगर हम कैपिटल एच यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए उसके आस्की के हिसाब से अगर नंबर में पहले उसको कन्वर्ट करना होगा, तो 73 एच को हमने दे दिया, और हमारा आई को क्या दे देंगे हम, अगर देते हैं तो 74। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि कंप्यूटर पहले हाई को ना इसमें कन्वर्ट करेगा, किसमें, इस डेसिमल नंबर में। फिर ये डेसिमल नंबर, क्योंकि कंप्यूटर डायरेक्टली इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। तो बताओ भाई, आप लोग बताओ किसने पढ़ रखा है, बाइनरी नंबर पढ़ रखे हो? क्या? एक, एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कुछ पढ़ा है आप लोगों ने? मैंने तो डिवाइड हाँ से पढ़ा था, मतलब कि हाँ। डिवाइड मतलब कि हाँ ऊपर हाँ, वही बताओ टू जो भी। टू से डिवाइड करना होता है। हाँ, टू टू मेरे दी को पावर टू जीरो। से डिवाइड क्लास करना में होता है मिला नहीं? था, इसलिए पता यस। था। ठीक है, कोई और है जो अभी नए नए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, बताओ भाई, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आप लोगों ने पढ़ाया है अभी कि बाइनरी नंबर को, डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कैसे करते हैं? ऐसा कुछ पढ़ाया गया है अभी कि नहीं? क्यों, करण प्रताप जी बताओ, कुछ पढ़ाया गया अभी आप लोगों में कि नहीं पढ़ाया गया? इसको एक्सप्लेन कर दें कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलो, एक ना एग्जांपल हम अभी दे दे रहे हैं पर एक आपको। तो ऐसे भी करते हैं ना, मतलब कि जितना उसके ऊपर है उसका डिवाइड करते हैं, मतलब 0 2 का
2 का 1 और मतलब किस टाइप से भी करते हैं, मुझे थोड़ा सा तो याद है पर जी जी, हाँ हाँ, सेम टू सेम आप प्रोसीजर आपने अपने सही बताया। तो देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं कि हम ना ये जो नंबर हमें है, अब क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 में कम समझता है, तो हम ये नंबर में, ये टेक्स्ट जो हमने हाई लिखा था, हाई को तो नंबर में हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। हाई जो था हाँ वो ऐसे 73 और 74 के रूप में हमने लिख दिया। अब इसको हमें क्या करना है कि बाइनरी नंबर 0 और 1 के रूप में लिखना है। तो अब 73 को अगर हमें बाइनरी नंबर में लिखना है तो क्या करना होगा, 73 को किससे डिवाइड करना होगा। चलो फिर आप 2 सिंपल से सा तो डिवाइड 2 से, ठीक है। अब 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ बताओ। 36.5। नहीं 3 बताओ, अरे पूरा ना बताओ यार, एक एक स्टेप बताओ ताकि आप, ठीक है ठीक है, 3 टाइम्स लेके जाएंगे तो ये 6 होगा, और 1 बचेगा, फिर +3 को लेके आएंगे, क्योंकि बाकी लोगों को भी समझो, कंप्यूटर का मत ही यूज कर लो, ठीक है। और फिर इसके बाद इसको 6 टाइम करेंगे तो 12 हो जाएगा, और प्लस क्या बचेगा, 1 1, ठीक है। अब क्या होता है ना, देखो अब यहाँ पे हमें चीजों इसको बाइनरी में करना है, तो हमें क्या करना होता है कि जो भी नंबर है जिसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, उसको हमें डिवाइड करना है किससे, 2 से। और जो भी रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर किसको बोलते हैं, ये शेष, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं ना, हाँ शेषफल। हाँ, पेशफल। तो ये रिमाइंडर जो होता है, तो इसको हमें ना कहीं पे लिख लो, ठीक है, इसी को क्योंकि हमें बाइनरी नंबर में करना है, तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच गया, ठीक है। रिमाइंडर किसको बोले, जब तक ये 2 से नीचे ना आ जाए, ठीक है, 0 और 1 के फॉर्मेट में आ जाए, ठीक है। रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, 0 और 1 के फॉर्मेट में आना चाहिए, तब तक हमें डिवाइड करते जाना है, जब तक कि रिमाइंडर या तो 1 भी 0 ना आ हो जाए, जाए 0 या भी आ तो जाए। 1 ना हो जाए, ठीक है, मतलब हम्म 1 से बड़ा ना हो, ठीक है। हम्म अब फिर से जो ये हमारा क्वोशेंट है, ठीक है, हम्म, इसको भागफल बोलते हैं ना हिंदी में, क्या हाँ, हाँ बोलते हाँ हैं, हाँ, भाग ठीक है। ये जो क्वोशेंट है इसको फिर से हमें किस पे डिवाइड करना है, फिर से 2 2 से से। डिवाइड करना है, ठीक है। अब क्या, पहले हमने 73 को किया था, अब किसको हम कर रहे हैं, 36 को, 36। ठीक है। अब फिर से वही फार्मूला, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब एक बार अगर करेंगे तो ये वो होगा 1 आएगा, फिर 0 आ 6, जाए। यहाँ पे 8, तो ये 16 हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचा, 0, नहीं, तो 0 जीरो। को भी हम लिख लेते हैं, क्या, ठीक है, 0 आ गया। अब फिर यहाँ पे क्या बचा, हमारा क्वोशेंट क्या है, 18 आ गया, ठीक है। 18। 18 को फिर से हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर डिवाइड रहे हैं, करें। तो 9 टाइम, चलो डायरेक्टली कर ले रहे हैं, ठीक है, अब इतना तब समझ आए। 18 हाँ लिखा हमने, अब फिर से हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ 9 गया, तो इसको भी हमने लिख दिया, ठीक है। रिमाइंडर 0। रिमाइंडर, हमें हाँ रिमाइंडर हाँ को काउंट करना है, ठीक है। अब फिर हम 9 को फिर से क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 ठीक है। से। कितना आएगा, 4 टाइम करेंगे तो 8 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा, 1, ठीक है। तो फिर वहां पे हमने ये 1 लिख दिया, ठीक है। अब ये हम्म 4 आया हमारा, अब 4 को हम क्या करेंगे, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे, तो ये 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो ये देखो ना, ये याद देना जिसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर ये हम क्या है, 5वें नंबर पे 0 कर रहे हैं, फिर अभी 2 आया, अब 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 1 टाइम आ जाएगा, जाएगा। और हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। 0 फिर से हमारा क्या हो जाएगा, ये 0, ठीक है, रिमाइंडर 0 है। अब क्या बचा हमारा 1, ठीक है, और 1 को 2 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, रिमाइंडर 0 टाइम्स तो जाएगा ही जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, हाँ 1, नहीं। अब देखो हमारा क्या हो गया, कि अगर हमने ये सारा रिमाइंडर अभी तक हमने काउंट किया, कितना हुआ है, हमने जो रिमाइंडर लिखा था, 1 आया था पहले, डबल जीरो। 0 आया, 0 आया, फिर 1 आया, और फिर 0 आया, 0 आया, फिर 1 आया, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, ये सारे रिमाइंडर है। अब बस इसी चीज को क्या करना है ना, जैसे जैसे रिमाइंडर रिवर्स। जो आया है उसको रिवर्स फॉर्मेट में हमें लिख देना होता है। रिवर्स फॉर्मेट क्या होता है, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो अब इसको हमें नंबर में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1। 1, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लिखा ही नहीं है। किस, ये सही कितने के नहीं है। बराबर है ये, 73, ठीक है। अगर 0 आपको ना, आप 73 को 73 को अगर बाइनरी नंबर में लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे। अब इसको जस्ट लाइक अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आपको पता ही होगा कि एक बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए जैसे यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। किससे हाँ मल्टीप्लाई मुझे प्रदीप करते जी, हैं, पता। 2 ये की पावर गलत, 2 ये गलत नहीं हो गया? एक्चुअली चलो 1 0 देख, 0 1 1 होगा ना? चलो मैं देख, हाँ, रिवर्स किया ना करने। नहीं नहीं, मैंने बोला रिवर्स करना है, यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। हाँ मतलब यही तो कुछ हाँ, ये किया। क्योंकि 1 जो है इतना बड़ा, ऊपर ना क्योंकि राइट से लिखना शुरू 73 था करो। ना, ये तो 1 2 3 4 5 6 7, ये तो
2 to the power 7 मतलब 128 हो गया, तो तो चलो ठीक है ना, पहले काउंट वाले कर लेते हैं, तो काउंट ठीक कर है। लेते हैं, ठीक है। आप हाँ देखो ना हाँ काउंट, अगर हमें इसको डेसिमल में देखना है कि हमने जो किया है 73 आ भी रखनी है, तो हम क्या करते हैं 2 the power 0 से, जैसे कि हम एक हाँ डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करते हैं ना, अगर हमें उसको हाँ 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 रिफैक्टर करना है, हम हाँ 10 की हाँ पावर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हाँ 10 नंबर हम यूज कर रहे होते हैं, तो उसका हम्म बेस क्या होता है 10 होता है। यहाँ पे हम बाइनरी नंबर करते हैं, इसका बेस क्या होगा 2 होगा, ठीक है। तो 2 की पावर 0, ठीक है, और टू 2 की की पावर पावर 1, 2 की पावर 2, पावर टू, 2 की पावर 3, पावर थ्री, 2 की पावर 4, पावर फोर, टू टू की फाइव, पावर 5 और 5 टू की टू की पावर पावर 6, पावर 6 ठीक सिक्स, है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर जीरो, 0 को वन क्या होता है, 1 जीरो होता है, नहीं नहीं, 1 वन 1 वन होता है भाई, ठीक है, वन 1 into 1, तो ठीक है। और ये हम्म कितना हो जाएगा 2 टू। इंटू 0, नहीं हम्म 0 तो है। सर 1 इसकी पावर। हाँ तो 2 तभी तो मैंने लिख दिया, 2 की पावर 1 2 हो गया, और इस नंबर से भी तो मल्टीप्लाई करना है हमें, 0 अरे जो है, हाँ, ये 1 ये रहा, ठीक ठीक है। है। और प्लस ये 2 की पावर 2, जिसके लिए 4 इंटू फोर, 0, ठीक है। तो हम्म ये भी क्या हो जाएगा 4 0 जीरो, इंटू 0, ये सब प्लस प्लस बीच में लगाते जाओ। फिर 2 की पावर 3 इंटू 1, कितना होगा ये 8 इंटू 1, ठीक हाँ, है। और फिर 2 की पावर 4 0 हो जाएगा ये भी। चलो मैं क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 मतलब 16 इंटू 0, ठीक है। और प्लस 2 की पावर 5 क्या हो जाएगा 32 इंटू 0, ठीक वन, है। और प्लस 2 की पावर क्या है 6 कितना होता है 64 फोर, इंटू 1, वन। ठीक है। आप हम्म ये पूरा अगर कुछ सिंप्लीफाई कर दें तो 64 आएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई है। और बाकी ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, एट, प्लस ये कितना हो जाएगा थ्री, 0 फोर 0 है 1 है फोर। ना, 1 नहीं 1 नहीं है, नहीं 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 0 है 0 है, ठीक है। तो हाँ 0 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो 0 जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 1। 1 अब इस काउंट करो 64 इन प्लस 8 कितना होता है 72 + 1 1, तो कितना आ गया 73। तो मतलब हमारा हमने थर्टी जो है। बाइनरी नंबर लिखा था वो सही है। यस सर। तो हमने यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट समझ लिया, कि हमने दो चीजें देखा, कि अगर हमें कोई डेसिमल नंबर है तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 बेस की पावर में 0 से शुरू करते हैं, ठीक है। राइट से लेफ्ट में हम उसको पावर बढ़ाते हुए चले जाते हैं, ठीक है। ओके, एक चीज हमें समझ में आया। दूसरा कि हमने देखा कि अगर हमें एक डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होता है 2 से डिवाइड कर देते हैं। वैसे ही आपने पढ़ा होगा हेक्साडेसिमल, नहीं पढ़ा ऑक्टल डेसिमल, ठीक है। तो अब ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्लियर। 16 से डिवाइड हेक्साडेसिमल कर में बेसिकली क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, हेक्साडेसिमल में बेसिकली उसमें नंबर कितने हो जाते हैं 16, बेसिकली 16, ठीक है। तो 0 से लेके 9 तक तो हमारा सेम नंबर हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं कैपिटल ए से शुरू करते हैं, ठीक है। ABCDE तक जाते हैं, ठीक है। इसीलिए जब हम लोग CSS में नहीं कलर दे रहे थे, उसमें हम जो लिख रहे थे या तो RGB लिख रहे थे या तो हेक्स कोड लिख रहे थे, नहीं। सपोर्ट था। तो सिंपल, तो अगर आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, फिर से और पढ़िएगा, क्योंकि अब हमारा ये काम है नहीं, बट मैंने बस क्योंकि कुछ लोग नए थे तो इसलिए मैंने बता दिया। बड़ा इजी है ये भी, आपको क्या करना है कुछ नहीं, बाइनरी नंबर को 4 4 में डिवाइड कर दीजिएगा अगर आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद देखिएगा कि वो कितना नंबर आ रहा है, फिर उसी हिसाब से 0 से लेके E तक में नंबर दे दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इजी है। वैसे ऑक्टेट में हम क्या करते हैं 0 से लेके 8 तक के नंबर को काउंट करते हैं, ठीक है। तो वो हमारा ऑक्टेट हो ठीक है। तो अब वो सारे नंबर है, अब वो नंबर सिस्टम जो हम पढ़ नहीं रहे हैं, तो वो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, थ्योरी भी हमें पढ़नी नहीं है, बट बेसिक चीजें, क्योंकि ये हमें हेक्साडेसिमल पता होना चाहिए था, और बाइनरी नंबर क्या होता है वो चीजें पता होना था, क्योंकि जरूरी है एज ए अगर आप डेवलपर बनने जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो कंप्यूटर के बारे में पता होना ही चाहिए, नहीं। हम्म यस। तो हमने क्या देखा कि अब आस्की और यूनिकोड का रोल समझ में आ रहा है, कि जब भी हमें ना किसी नंबर को कन्वर्ट करना है, ठीक है, नंबर तो हमारा डायरेक्टली हमारा CPU कन्वर्ट कर देता है उसको बाइनरी में, बट लेकिन जैसे ही हमें किसी टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, इनकोडर की जरूरत पड़ती है, जो कि आस्की या यूनिकोड होता है, ठीक है। ये क्या करता है, पहले इस नंबर को इनकोड करता है किस में, किस फॉर्मेट में, 0 और 1 के फॉर्मेट में, ताकि हमारा CPU उसको समझ सके, ठीक है। क्योंकि CPU को क्या समझ में आता है, हमारे कंप्यूटर को, CPU बेसिकली हमारा ब्रेन होता है हमारे कंप्यूटर का, उसको सिर्फ क्या समझ में आता है 0 और बाइनरी 1 समझ में आता है। तो आई होप हमने ऊपर
इससे बेसिक और कोई कॉन्सेप्ट बचा नहीं। आप पार्ट अगर देख ले, अगर आप चाहो तो बताओ, अगर आप लोग चाहते हो तो कंप्यूटर के पार्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना उसके बारे में डिस्कस कर लेते। कौन सारे सा? कंपोनेंट जानने की जरूरत भी नहीं है, और क्योंकि हम अब ऐसा तो है नहीं कि हार्डवेयर के इंजीनियर बनने जा रहे हैं, ठीक है, तो जहाँ पे हमें सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक। बट हाँ, कंप्यूटर साइंस के फॉर्मेट में अगर वेब डेवलपर के रूप में देखा जाए, क्योंकि हम मेमोरी और सीपीयू का मैक्सिमम यूज करने जा रहे हैं, ठीक है, और कुछ थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी जान लेते हैं। तो अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि एक मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कि एक मेमोरी का क्या रोल है, ठीक है। और क्योंकि हमें मेमोरी के लिए ये सारा डेटा जो होता है, जस्ट लाइक कि अभी हमने ये डेटा जब इंटर किया हमने, ठीक है, तो ये डेटा बेसिकली हमारा कंप्यूटर कहीं तो स्टोर करेगा ना। हाँ। जैसे हमने 2+2 किया, तो अब ये डायरेक्टली तो ऐसा नहीं कि सीपीयू में चला जाएगा और तुरंत प्रोसेस करेगा। इसको पहले कंप्यूटर किसी पार्टिकुलर जगह अपने कंप्यूटर के अंदर किसी भी जगह पे ना स्टोर करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं। कि जब भी हम कोई इनपुट में डेटा डालते हैं, कंप्यूटर पहले उसको ना किसी पार्टिकुलर मेमोरी में, मैं पार्टिकुलर मेमोरी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेमोरी ना कई तरह के होते हैं, ठीक है। तो किस मेमोरी में स्टोर करेगा हमारा कंप्यूटर उस डेटा को, उस पर भी हम अभी डिस्कस करेंगे कि बेसिकली कब किस मेमोरी में डेटा हमारा स्टोर होता है। क्लियर? हम्म। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है? ये चीजें समझ में आया आप लोगों को? यस सर। इनपुट इनपुट डिवाइस, आउटपुट, बाइनरी नंबर, इनकोडिंग, आस्की और यूनिकोड। बेसिकली आस्की यूनिकोड पढ़ना नहीं है, बस आपको जानना है। बेसिकली अगर आप चाहते हैं तो आस्की का टेबल ना, अगर जस्ट लाइक आप गूगल पे जाके सर्च करें, तो जो मैं भी आपसे बोला था ना कि ये चीजें, कि आस्की आप जाकर बस लिखिए ना आस्की टेबल, ठीक है। तो ये अभी के अगर आप चाहें तो डाउनलोड कर लीजिएगा जो भी मैंने बताया था। तो देखो ये आस्की टेबल है जहाँ पे ना ये सब डिफाइंड है। कि देखो मैंने क्या बोला था कि ए क्या है, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको 65, ठीक है। ए इक्वल टू 65 नंबर में, डेसिमल नंबर में 65 ए को रिप्रेजेंट करा। उसके बाद नंबर हमने हाई लिखा था। एच किसको कर रहा था, 72, मैंने 73 लिख दिया था। बट अब देखो मैंने ये बोला था इसलिए कि आप देख लीजिएगा। तो एच, हमें H2 को 72 लिखना था, H को 72 लिखना था, और I को 73। बट हमें कॉन्सेप्ट समझना था, कोई हम कोड तो भी लिखने। तो अब क्या, हाई बेसिकली कैसे कंप्यूटर में पहले कन्वर्ट हुआ, 72 और 73 में, ठीक है, 72 73 में। फिर उसके बाद इस डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया, क्योंकि डेसिमल नंबर को हमारा कंप्यूटर डायरेक्टली डेसिमल में कन्वर्ट कर देता है। तो हमें पहले अपने टेक्स्ट को डेसिमल में कन्वर्ट करना था, ठीक है। अब वैसे अगर हम स्मॉल ए सब लिखते हैं तो ये देख रहे हो आप, सारी चीजें आपको दिख रहा है यहाँ पे। क्लियर? यस। यही सब चीजें हमने डिस्कस किया था। और मैंने क्या बोला था, 172 तक ASCII में कितने नंबर तक होता है, 172 तक। बट हमें क्या है कि अब इसलिए हमारे पास यहाँ पे लिमिटेड कैरेक्टर यहाँ पे आपको अवेलेबल है। बट अगर मान लो आप चाइनीज में या जापानीज में आप कोड कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो आप कोई टेक्स्ट हम किसी भी इनपुट तो किसी भी लैंग्वेज में डाल सकते हैं। तो हमारा ASCII हैंडल नहीं कर पाता, इसलिए हम यहाँ पे हमें किसकी जरूरत पड़ जाती है, UTF। यूनिकोड की, ठीक है। जो हम यूनिकोड की बात कर रहे थे, तो यूनिकोड बेसिकली क्या है, इनकोडर ऐसा है जिसमें ना बेसिकली ये 32 बिट लेता है, ठीक है। 1 बाइट से लेके, हमने वहाँ पे डिस्कस नहीं किया था बिट एंड बाइट, ठीक है, ये भी जानना है। अब इनकोड जो होता है बेसिकली 32 बिट्स होता है इसमें। तो इसमें ना किसी भी तरह की लैंग्वेज, किसी भी तरह का कैरेक्टर है इसमें आ जाता है यूनिकोड में। अभी हमारा यूटीएफ, क्या है, हम UTF-8 यूज कर रहे थे अपने BS कोड में, बट अभी अब UTF क्या आ गया है, 16 भी आ गया, ठीक है। तो आप इस टाइप का भी इनकोडर यूज कर सकते हैं अगर आप ऐसा कोई बना रहे जहाँ पे ना इमोजी का बहुत ज्यादा यूज, क्योंकि इमोजी में ना कई सारे, एक इमोजी को क्रिएट करने में ना कई सारे बिट, बेसिकली शायद 64 बिट या 128 बिट लग जाते हैं। इतना बड़ा इमोजी में ना बेसिकली बैकएंड में उसको बाइनरी कोड में हम यूज करते हैं। तो इसीलिए ना शायद में भी हम, अगर हम ऐसा कोई सिस्टम बना रहे हैं जहाँ पे ना इमोजी बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा था, हमें UTF-16 का यूज करना चाहिए, ठीक है, ना कि UTF-8। बट अभी हम लोग वेब डेवलपमेंट में आप देखते होंगे जब हम हेड सेक्शन में लिख रहे थे, हम वहाँ पे UTF-8 ही लिख रहे थे, क्योंकि मैक्सिमम चीजें ना UTF-8 से चल जाता है, ठीक है। तो अब देखो ना, आपको लग रहा है यार थोड़ा डिटेल जाते तो नहीं है, बट देखो ना ये सच में रियल में अगर आपको डेवलपर बनना है ना, तो इतना बेसिक तो आना ही चाहिए। ये कोई टफ, कोई एडवांस चीज मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि हाँ इसका यूज तो यार जो लोग
अच्छे से बैकएंड डेवलपर होंगे, उन्हीं को करना है। एक सिंपल डेवलपर को भी ये सब चीजें तो पता ही होना चाहिए, ये सब बातें तो आनी ही चाहिए। क्लियर? तो बिट इन बाइट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब फिर उसके बाद अगर मेमोरी की, अगर टाइम कितना हुआ है, 10 10 PM बजे हो में गया 2 मिनट। 10 तो बज है रहा ना, है। ठीक है, मेमोरी कल डिस्कस करेंगे, आज बस सिर्फ बिट इन बाइट का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने अभी क्या डिस्कस किया था यहाँ पे, सॉरी, कहाँ पर? हाँ ठीक है, तो यूनिकोड में हमने देखा कि हमें ये सारी चीजें, तब जैसे ये बिट क्या है ना, बेसिकली जो 0 और 1 का एक बिट है। ठीक है, तो सबसे छोटी यूनिट कंप्यूटर में क्या होता है, बिट होता है। ठीक है, 1 बिट बिट इक्वल की टू, फॉर्म ये तो होती है, क्या होती है बिट की फॉर्म, फुल फॉर्म? वाइट? बिट की फुल फॉर्म नहीं, फुल फॉर्म देखो, मैंने तो कभी इसके बारे में सर्च भी नहीं किया, पढ़ा भी नहीं है। अब फुल फॉर्म होती भी है कि नहीं होती मुझे नहीं पता। ठीक है, आप देख लीजिए, अगर आपके मन में क्यूरियोसिटी आती है तो जाकर पढ़िएगा। ठीक है, ओके। कि बिट का फुल फॉर्म भी अगर होता है तो आप देखिएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या देखना था कि बिट एक यूनिट है, जस्ट लाइक अगर अभी हम लोग मैथ में पढ़ते हैं ना, मीटर, अगर अगर हम यूनिट पढ़ते थे। ठीक है, स्क्वायर रूट, जस्ट लाइक अगर एरिया का अगर यूनिट निकाला जाए तो क्या होता था, लेंथ स्क्वायर होता था। नहीं, जस्ट लाइक लेंथ को भी हम किस में कन्वर्ट करते थे, मीटर में होता है हमारा लेंथ, नहीं, या फिर सेंटीमीटर में होता है। बेसिकली जो वो सेंटीमीटर, मीटर, वो सब क्या होता है, यूनिट होते हैं। ठीक है, हम मैथमेटिक्स में वो यूनिट यूज करते हैं। ठीक, वैसे ही कंप्यूटर में भी हमें जो डेटा है वो डेटा कितने यूनिट का है, उसका बोल बाइट सकते हो। बाइट और मेगा बाइट में तो ये इसी टाइप का था, कितना मेगा बाइट है, बाइट हाँ है। हाँ, तो वही बोल कि वो डेटा कितना स्पेस ले रहा है, बेसिकली मेमोरी में तो इस पार्टिकुलर स्पेस हमें प्रोवाइड कर रहे हैं ना। जैसे कि हमें कंप्यूटर खरीदते हैं तो 4 GB रैम लेते हैं, 8 GB रैम ले रहे हैं। तो रैम बेसिकली क्या है कि स्टोरेज है, बेसिकली वो जो जीबी क्या स्टोरेज डेटा है, कि हमें कितना स्टोरेज कर सकते हैं, कितना डेटा है। तो उस डेटा को एक तरीके से अगर उसको अगर हमें कैलकुलेट करना है कि डेटा कितने साइज का है, तो उसके लिए हमें किसी यूनिट का यूज करना होगा। तो सबसे छोटा अगर यूनिट की बात करें तो बिट होता है। क्या होता है, बिट। ठीक है, 1 बिट इक्वल टू, अगर हम बिट्स, क्या हो रहा है, क्यों लिख क्यों नहीं? ठीक है, प्रॉब्लम हो गई, चलो, कुछ तो प्रॉब्लम हो जा रही है इसके, कोई बात नहीं, मैं ना एक काम करता हूँ, बिट हमें पढ़ना है, डेटा ही पढ़ना है। तो इस पेज से तो मैं हटाता हूँ, मैं डायरेक्टली इधर बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो किसी दूसरे पेज पे। ठीक है, तो हमें जो डेटा के जो सबसे छोटी यूनिट क्या आती है हमारी, बिट है। ठीक है, तो बिट, डेटा को काउंट करने के लिए हमें क्या है, बिट। अब बिट हम किसको बोलते हैं, बेसिकली बिट्स बोलते हैं। बिट्स हमारा 0 और 1 क्या है, एक बिट से। ठीक है, या तो 0 या 1। ठीक है, तो बिट से, तो डेटा हमारा या तो 0 हो सकता है, जस्ट लाइक मैंने क्या बोला, अब इतना छोटा डेटा ले रहे हैं जो 0 को रिप्रेजेंट, उसको हम 0 से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। ठीक है, या फिर उसको हम 1 से रिप्रेजेंट, इससे छोटा डेटा तो हमारा कंप्यूटर में ही नहीं। जस्ट लाइक मैंने बताया, ट्रांजिस्टर या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, तो या तो हम उसको सिर्फ एक ही ऐसा डेटा कर रहे हैं जो सिर्फ 0 का यूज कर रहा है, या दोनों का भी यूज कर सकता है। तो बट हम ना ऐसा कोई भी डेटा ना प्रोवाइड ही नहीं करते हैं जहाँ पे सिर्फ इसी बिट्स में हम ना कैलकुलेट कर पाए। हमें मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि सीरीज ऑफ बिट्स का जरूरत होती है। सीरीज ऑफ बिट्स मतलब क्या है, कई सारे इसका सीक्वेंस के, जैसे कि हमने 73 लिखा, नहीं, 73 क्या था, हमारा डेटा ही था। बट इसको हमने जब कन्वर्ट किया तो कितने कितने बिट हमने यूज किया था, जो कन्वर्ट किया था क्या किया था, 0 1 1 0 0 ऐसे करके कुछ लिखा था। इतना हमने क्या लिखा था, बाइनरी कोड लिखा था। ये सारे क्या है, बिट्स ही तो है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमने क्या 6 बिट का यूज कर दिया। ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है ना, कंप्यूटर में आप कोई भी डेटा यूज करोगे वो मल्टीपल बिट्स लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे ना सबसे आसान भाषा में सबसे छोटी यूनिट के रूप में ना हम क्या कर लेते हैं, बिट्स में नहीं कैलकुलेट करके हम बाइट्स में यूज करते हैं। किस में करते हैं, बाइट्स। ठीक है, बाइट्स में डेटा को कैलकुलेट करते हैं। तो 1 बाइट इक्वल टू कितना होता है, 1 बिट, 8 बिट्स। ठीक है, समझ में आया? 8 बिट्स किसको बोल रहे हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे देखो 6 बिट है ना,
बिट्स अगर देखा जाए 0 1 2 3 काउंट कर 73 को, तो वैसे मैक्सिमम 8 बिट तक के डेटा को हम क्या करते हैं, बाइट में हम कैलकुलेट, क्योंकि मेमोरी को ना हम बाइट में साइज दे देते हैं ताकि वहां पे ना कोई एक स्पेसिफिक डेटा को ना हम स्टोर करवा सकें। ठीक है, तो बाइट सब समझ में आया आपको, एक बाइट इक्वल टू कितना होता है, बिट्स। और वैसे ही बाइट से बड़ी यूनिट क्या होता है, केबी होता है, नहीं, जो कि अभी आपको शायद इससे फेमिलियर होंगे। एक केबी इक्वल टू कितना होता है, किलोबाइट 1024 बाइट्स। ठीक है, समझ में आया। और वैसे बाइट्स आप हमें सब कुछ ना बाइट्स के रेफरेंस में पढ़ना है, तो समझ में आया ये चीजें कि आपको इससे बड़ा क्या है। और कुछ बताएंगे। बिट केबी के बाइट बाद क्या आता है, उसके हमारा बाद एमबी आता है। वन हाँ एमबी इक्वल टू कितना होता है, कितने केबी होता है, 1024 KB। 1024। 1024 केबी। और केबी को बाइट्स में अगर कन्वर्ट करें तो इसको फिर से 125 से मल्टीप्लाई 1024 से मल्टीप्लाई करना होगा, उतना बाइट्स हो जाएगा। वैसे ही हमें क्या होगा, एमबी के बाद क्या आता है हमारा, जीबी। GB। गीगाबाइट्स नहीं, गीगाबाइट्स इसलिए का देखा जाए तो गीगाबाइट। 10⁶ होता है, नहीं। तो अगर आप अब इसको अगर गीगाबाइट्स को अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो इसमें कितना एमबी आएगा, ये एमबी अगर कन्वर्ट करें तो 1024 MB। अब वैसे ही हमें जस्ट लाइक आप सोचो, आपके कंप्यूटर में मेमोरी हमेशा किस में होती है, जीबी में तो होती है। अगर आप सोच देखो, आपने ऐसे इमेजेस या कंप्यूटर प्रोग्राम में इतने सारे डेटा हम लिख रहे हैं, उसमें मल्टीपल इमेज यूज कर रहे हैं, तो हमें इमेज को ना कंप्रेस करना क्यों जरूरी है। अगर आप कंप्यूटर में डायरेक्टली कोई भी इमेज, फोटो जैसे हमने डीएसएलआर से फोटो ले रहे हैं या फिर अच्छी मोबाइल से फोटो लेते हैं, तो कई एमबी में होती ही है, नहीं। जस्ट लाइक एक फोटो 4 MB 5 MB का तो होता ही है ना, अगर आप अच्छे मोबाइल से कैप्चर कर रहे हैं फोटो। तो सोचो अगर आपके कंप्यूटर के में स्पेस जो है SSD जो आपका है वो कितना है, मैक्सिमम छोटे कंप्यूटर लेते हैं तो 56 GB का होता है हमारा SSD, ऐसे ही होता है ना, नहीं। कंप्यूटर आप देखेंगे तो अभी या तो 512 HDD, आप स्पेस तो आपको पता ही होगा, कंप्यूटर सब लोग यूज कर रहे हैं, तो आपका स्पेस जो होता है, स्टोरेज जो होता है उतना पता ही नहीं, या तो मतलब मिनिमम 556 GB तो हम लेते ही लेते हैं, जस्ट लाइक अगर सेकेंडरी मेमोरी की हम बात कर रहे हैं। तो सोच के देखो कि अगर आप ऐसे काउंट करें तो कितने इमेज अपने कंप्यूटर में रख सकते हो, अगर देखा जाए तो आप डिवाइड कर लीजिएगा, एक इमेज 5 MB ले रहा है तो आप इतने को डिवाइड करिए, एमबी को पहले केबी जीबी में कन्वर्ट कर लीजिएगा, मतलब 1024 में इतना की डिवाइड कर लीजिएगा, जीबी आ जाएगा, फिर इतना में डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, उतना ही आपका इमेज आपके कंप्यूटर में स्टोर। तो सारा खेल किस चीज का है, कंप्यूटर में मैंने आपको भी क्या समझा रहा कि हम यहाँ पे ना डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, अब वो डेटा स्टोर करते हैं तो ये जीबी जो स्टोरेज है ना, ये सारा स्टोरेज, जैसे मैंने ये 556 GB का अगर आप कंप्यूटर खरीदेंगे तो सस्ता मिलेगा, 512 GB का कंप्यूटर खरीदेंगे तो महंगा मिलेगा, 1 TB का कंप्यूटर खरीदेंगे तो आपको और भी ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। मतलब क्या कि आप कंप्यूटर में जैसे जैसे साइज बढ़ाते हो स्टोरेज की, ठीक है, वैसे वैसे आपको पैसा ज्यादा पे करना होता है। मतलब क्या कि हमें स्टोरेज ना परचेज करना पड़ता है। क्लियर। तो जैसे ये पर्सनल कंप्यूटर में अप्लाई होता है, वैसे हम सर्वर पे भी स्पेस खरीदेंगे। तो अगर आपका कोड मान लो आपने इतना सारा है उसमें डेटा स्टोर कर रहे हो, तो उसके लिए हमें वो डेटा को स्टोर करने के लिए हमें स्पेस खरीदनी होती है। तो अब ये स्पेस में अगर डायरेक्टली अपने डेटा को ना ऐसे ही रखना शुरू कर देंगे रॉ फॉर्म में, तो क्या होगा कि हमारे पास ना हम कम ही डेटा रख पाएंगे अपने उस पर्टिकुलर स्पेस में। तो इसलिए हम क्या करते हैं ना, पहले डेटा को ना ऑप्टिमाइज करते हैं। जैसे मैंने अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इमेज को जब ऑप्टिमाइज करते हैं तो 5 MB का इमेज ना शायद सेम इमेज 2 MB में कन्वर्ट हो सकती है, 1 MB में कन्वर्ट हो सकती है, नहीं। तो जितना स्पेस में आप एक इमेज रख रहे थे उतने में 5 इमेज रख सकते हैं, अगर आप उसको ऑप्टिमाइज तरीके से रखेंगे तो इसलिए ना डेटा ऑप्टिमाइजेशन सोचो कितना ज्यादा बड़ा फैक्टर है। कि अगर आप कोई भी एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जहाँ पे इमेज, जैसे यूट्यूब ही ले लीजिए, अब यूट्यूब सोचो कितनी सारी वीडियो अपलोड होती है यूट्यूब पे। अब वो सारी वीडियो को स्टोर करने के लिए यूट्यूब क्या करता है, कोई ना कोई कंप्यूटर तो यूज कर ही रहा होगा, जिसको बेसिकली सर्वर बोलते हैं। वहां पे उसके पास क्या है, स्पेस तो वो खरीद रखा होगा ना।
उसी स्पेस में तो रखेगा। तो अगर जैसे आप अपलोड करते हो वीडियो, नहीं 200 MB 400 MB 500 MB का, अगर वैसी ही वीडियो टोटली अगर वो यूट्यूब अपने सर्वर पे रख दे, अपने कंप्यूटर में स्टोर कर दे, तो सोचो उसको कितना पैसा पे करना पड़ेगा सिर्फ आपके वीडियो रखने के लिए। तो इसीलिए ऐसे एप्लीकेशन जब आप बनाएंगे जहाँ पे ना एक यूजर से आप डेटा लेते हैं, तो आपको पहले वहाँ पे ना इनकोडर का यूज करना होता है। वीडियो इनकोडर होते हैं, इसलिए क्या करते हैं ना, ये अगर मान लो आपकी वीडियो 500 MB की है, तो उस इनकोडर में जब आप करते हैं, इनकोडर के लिए आप सिंपली, अगर आप छोटे डेवलपर हैं तो आप इनकोडर के सॉफ्टवेयर, ऑलरेडी बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में, उसका यूज करके आप उसको ऑप्टिमाइज कर लीजिए। अदरवाइज क्या होता है कि आप अपना खुद का भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जो कि आपकी वीडियो को ऑप्टिमाइज कर सकता है। तो यूट्यूब अपना ये सॉफ्टवेयर बना रखा है कि आप रॉ वीडियो को पहले वो क्या करता है, ऑप्टिमाइज करता है। 500 MB वीडियो को ना 100 MB में कन्वर्ट कर देता है, फिर उस 100 MB की वीडियो को क्या करता है, वो अपने डेटाबेस में स्टोर करता है। नहीं, क्यों कर रहा है? क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा कि कंप्यूटर की दुनिया में सारा खेल किस चीज का है, कि इस डेटा को ही ना, कि डेटा स्टोर करने के लिए, क्योंकि डेटा स्टोर करने के लिए हमें स्पेस परचेज करने पड़ रहे हैं। अगर आप डेटा को ऐसे ही रखना शुरू कर देंगे ना, तो आपको ज्यादा से आपका पैसा बहुत ज्यादा लगने वाला है। क्लियर? तो क्यों हो रहा है, आप समझ में आया आपको कि डेटा, हम क्यों ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं, कि इमेज आपको ऐसे ही नहीं अपलोड कर देना है, ठीक है। और इसीलिए जब आपका एप्लीकेशन, अभी आगे और भी पढ़ेंगे भी हम लोग, जस्ट लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, तो और डिटेल में पढ़ लेंगे हम लोग कि बेसिकली हम कैसे और सारी चीजें। बट अभी के लिए आपको बस इतना समझना है कि सारा जो स्टोरेज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये स्टोरेज में कई प्रकार की मेमोरी होती है, उस मेमोरी को ना हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, और फिर उसके बाद डेटा कम्युनिकेशन के बारे में। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो भी हमने डिस्कस किया है, ये देखो बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। अगर आपको एज ए वेब डेवलपर मैं बात करूं, तो आप ट्राई करिए इस कॉन्सेप्ट को ना एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और कल हम लोग ना बेसिकली स्टोरेज की बात करेंगे, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, और सबसे ज्यादा जो डिस्कस करने वाले डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्क के बारे में, कि कैसे ना एक कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है, ठीक है। लेयर उसके कितने होते हैं, प्लस वो डेटा कम्युनिकेट कैसे होता है। तो आप वो जानने के बाद फिर उसके बाद शायद एक दिन और हम कुछ और डिस्कस कर लेंगे, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। देन उसके बाद हम लोग कोड पे आ जाएंगे। क्लियर? बट ये सारा जो फंडामेंटल है ना, अगर आपको क्लियर होगा, तो जब हम लोग जावास्क्रिप्ट में कोड लिखेंगे, तो आप ना कोड को ऑप्टिमाइज तरीके से, जैसे कि अभी आपको पता चला ना कि हमें कोड में हम क्या कर रहे हैं, इसलिए हम अगर टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, वो भी क्या है, एक बिट से ही तो है। तो अगर हम, आप सोचो ना, अगर हम कोड ऐसे लिख रहे हैं कि हमें नंबर ऑफ मल्टीपल वर्ड यूज करना पड़ रहा है उसको, जस्ट लाइक हम एक सिंपल फार्मूला, अभी हम लोग जिसे CSS पढ़े थे, नहीं, वहां पे जब हम क्लैंप यूज कर रहे थे, तो सोचो हमें कई सारे टेक्स्ट कम हो गए थे ना, हम मीडिया क्वारी में उतने सारे हमारा, एक तरीके से देखा जाए तो जो टेक्स्ट है उतने बिट हम कम कर दिए अपने कोड से। तो हमें ये भी इसलिए ना ऑप्टिमाइज कोड लिखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप प्रोफेशनल डेवलपर बन रहे हैं, तो आप सिर्फ कोड लिखना नहीं, बल्कि आपका कोड ना ऑप्टिमाइज होना चाहिए वहीं। इसीलिए कि हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें कम से कम की स्ट्रोक का यूज करके, जैसे जो टेक्स्ट है या फिर नंबर है, हम कितना कम से कम यूज कर रहे हैं, ताकि हमें हमारा जो कोड है कम से कम मेमोरी वो ले, ठीक है। हमने देखा है कि मेमोरी, क्योंकि हम कुछ भी लिखेंगे वो सब क्या हो रहा है, वो उतना स्पेस उसको चाहिए, नहीं, बिट में वो कन्वर्ट है, हर एक बिट क्या है कि स्टोरेज उतना स्पेस काउंट करेगा आपके मेमोरी से, ठीक है। तो इसीलिए हमें ऑप्टिमाइज कोड लिखना बहुत जरूरी है। और क्यों लिखना है वहां पे ना, बस लोग याद कर लेते हैं, अच्छा मुझे ऑप्टिमाइज कोड। आपको ऑप्टिमाइज कोड क्यों लिखना है? क्योंकि आपने अभी यहाँ पे देख लिया कि हम सोचो एक एक बिट की वैल्यू है, नहीं, क्योंकि अगर हम कि कैपिटल स्मॉल लेटर भी लिखे तो उसमें भी हमारा शायद नंबर बढ़ जाए, नहीं, बिट्स बढ़ जाए, ठीक है। या फिर हम इमोजी, जैसे हम डायरेक्टली एक दिन डिस्कस कर रहे थे ना, कि आप इंस्टाग्राम पे सोचो आप इमोजी में सब कोई लगा देता है अपनी प्रोफाइल में, हाँ इमोजी लगा दो। अब सोचो आपकी इमोजी से, इमोजी इसलिए ना, कभी भी आप देखिएगा जब इंस्टाग्राम ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे, उसमें देखिए कहीं भी प्रेफर नहीं किया जाता है कि आप इमोजी का यूज करिए अपने प्रोफाइल में, ठीक है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मैंने क्या बोला कि इमोजी ना, शायद जो भी, जैसे हम लोग एच लिखे, हाई लिखे, वो क्या किया था कि 7 कैरेक्टर लिया था, जीरो से लेके हमने जो कन्वर्ट किया उसको, तो 7 बिट ही तो लिया था।
वैसे एक इमोजी ना करीब 64 बिट या 128 बिट ले लेता है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आप किसी भी इमोजी जिसका यूज करते हो उस इमोजी को गूगल पे जाइएगा और उसको ना कन्वर्ट करिएगा बाइनरी नंबर में, देखिए कितना बाइनरी नंबर आता है उसमें, कितने बिट का। ठीक है, तो इसीलिए ना ये सब चीजें अगर बातें अगर आपको पता होती है ना तो आप एक ऑप्टिमाइज कोड बेसिकली लिख पाते हैं। इसलिए ये सारी बातें ना मैं आपको बता दे रहा हूँ शुरू में। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कल। कल से डेटा कम्युनिकेशन पढ़ने के बाद शुरू करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग। तो वेरिएबल वो सारी चीजें ना बड़ा इजी आपको लगेगा अभी अगर ये सारी चीजें ना रिवाइज कर लें। कोई क्वेश्चन अगर आप अभी तक आज की क्लास में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए किसी को। नहीं अभी तो नहीं। कोई क्वेश्चन सब समझ में आ गया? हाँ। ठीक है, तो ये ना जरूर याद कर लीजिएगा, मतलब जरूर देख लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिए, नोट्स बना लेंगे ना तो आपको, क्योंकि कॉन्सेप्ट है बड़ा इजी नहीं, बट अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली उसमें डे टू डे लाइफ में ना यूज करना शुरू करें। और देखो मैंने आपको पहले बोला है कि हम लोग वो सारे कॉन्सेप्ट और बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो आप ना ट्राई करिए कि एटलीस्ट 40 दिन ना फोकस होगी ना सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट पे अपना टाइम लगाइए। कुछ भी आगे पढ़ने की कोशिश मत करिए, और पीछे का थोड़ा बहुत रिवाइज कर सकते हो तो करिए, कोई बात नहीं, बट ना आगे मत जाइए, क्योंकि आप जंप करेंगे इस पर जितना टाइम दे सकते हो ना दीजिए, फिर उसके बाद क्या होगा ना कि आगे एक चीज अपने आप इजी हो जाएगी। ओके ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कल। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके कल 8:30 पे आ जाइए, 8:30 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, डायरेक्टली। तो आप ठीक है। लोग लेट मत किया करिए, 8:30 से करते हैं ताकि हमारे पास लिमिटेड टाइम भी है, और जितना टाइम आप देंगे उतना जल्दी हम खत्म कर पाएंगे। ठीक, फिर हम लोग आगे की बातें कर पाएंगे। ओके, चलो फिर मिलते हैं ना। ओके, बाय।